हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे यूनिट 4 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 को देखें तो यूनिट 4 हमारी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा लंबी यूनिट होने वाली है, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने पेरेंटल प्रोडक्ट्स को एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे देखो ही तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर आप लोग देखो यहाँ पे कितने सारे टॉपिक दे रखे हैं। तो ये पेरेंटल प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा लेंदी है और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पे लेंदी वीडियो होगी, लगभग आई थिंक 1.5 आवर को तो क्रॉस करेगी ही, बट कोशिश करेंगे कि 2 घंटे से कम ही रहे। और बाकी देखिए इसकी अगर नोट्स आपने ऑलरेडी हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर रखी है तो उसको आप यहाँ पे जो है दोबारा से चेक कर लीजिएगा। इसकी अपडेटेड नोट्स हमने यहाँ पे प्रिपेयर करी है। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड करी होंगी तो वो थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में थी, बट अभी हमने यहाँ पे इसकी बिल्कुल ब्रांड न्यू अपडेटेड नोट्स बनाई है। तो इसको आप जाके जो है दोबारा से वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, अभी आप जो है यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 4 इन दोनों की ही न्यू नोट्स यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों की नोट्स अपडेट कर दी गई हैं एंड जूरिस्प्रूडेंस की भी यूनिट 3 यहाँ पे अपडेट कर दी गई है, तो उसको भी आप चेक कर लेना। बाकी इन सारी बातों के साथ आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पेरेंटल वर्ड है, अगर हम लोग यहाँ पे इस वर्ड को ही देखें तो ये हमारे दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया। पहला है हमारा यहाँ पे पैरा और दूसरा है हमारा यहाँ पे एंटेरॉन। अब पैरा का मतलब होता है बिसाइड और एंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो पेरेंटल वर्ड है इसका मतलब होता है आउटसाइड द इंटेस्टाइन। यानी आप सिंपली समझो ये हमारी ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जो कि हमारा इंटेस्टाइनल बैरियर को कह सकते हो अवॉइड कर देती है। यानी जब भी हम लोग यहाँ पे पेरेंटल रूट के थ्रू कोई दवा एडमिनिस्टर करते हैं तो वो यहाँ पे हमारी जीआईटी या फिर कह सकते हो हमारे इंटेस्टाइन तक नहीं जाती है। तो आप इतना सिंपली समझो, ये सब चीजें तो कहने के लिए हैं, बट अगर आप लोग बहुत सिंपली समझो तो इंजेक्शन के थ्रू जितनी भी दवा दी जाती है बस वही होती है पेरेंटल प्रोडक्ट। पेरेंटल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि दवा हमारी इंजेक्शन के थ्रू दी जाएगी। ठीक है, चाहे हमारा आईवी इंजेक्शन हो, चाहे हमारा आईएम इंजेक्शन हो, चाहे हमारा इंट्राडर्मल हो, ठीक है, चाहे हमारा सबक्यूटेनियस हो, चाहे हमारे इन्फ्यूजन फ्लूइड्स हो, वो सभी हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए पेरेंटल का मतलब क्या है कि इंजेक्शन के थ्रू जो भी दवाएं दी जानी है वो हमारी पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं। अब ये हमारी स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन थ्रू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन यूजिंग सिरिंज एंड नीडल। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिरिंज एंड नीडल का यूज करते हैं। ठीक है, सिरिंज एंड नीडल मतलब हमारे इंजेक्शन का यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारी बहुत ही स्टेराइल प्रिपरेशन होती है। अब एक चीज समझना भाई, इंजेक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे ज्यादातर या तो आईवी यानी कि अपने ब्लड में डायरेक्टली दवा को एडमिनिस्टर करते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे इंट्रामस्कुलर, ठीक है, या तो कह सकते हो सबक्यूटेनियस। तो इन सारे रूट से दवा को एडमिनिस्टर करते हैं अपने बॉडी फ्लूइड्स में। ठीक है, तो आप इतना समझो कि भाई जैसे मान लो आईवी है, ठीक है, तो अब दवा हमारी डायरेक्टली ब्लड में जा रही है। अब अगर इस दवा में थोड़ा सा भी कंटामिनेशन हुआ तो क्या होगा, वो हमारे ब्लड को जो है डायरेक्टली यहाँ पे हार्म करेगी। तो आप ये समझो ना, ये जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती है ये बहुत ही स्टेराइल होती है। मतलब इसके अंदर ना बिल्कुल भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग ना के बराबर ही होते हैं, क्योंकि ये हमारी ब्लड में डायरेक्टली जाती हैं। तो इसमें इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारी ऐसी रूट से दी जाती हैं जो कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल को बाईपास करती हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली हमारा वही जो हमारा जीआईटी रूट हो गया, ठीक है, उसको बाईपास करती हैं। जैसे कि हमारा इंट्रावेनस रूट हो गया, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, तो ये सारे रूट हमारे कह सकते हो एलिमेंट्री कैनाल को बाईपास करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये हमारे बेसिकली 3 टाइप से जो है क्लासिफाई किए जा सकते हैं, 3 बेसिस पे। पहला हो गया बेस्ड ऑन वॉल्यूम बेस्ड, तो दूसरा हो गया बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन टाइप, थर्ड हो गया बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो वॉल्यूम मतलब कि कितना अमाउंट है, तो वॉल्यूम देखो 2 तरीके के हो गए, एक हो गया स्मॉल वॉल्यूम, एक हो गया लार्ज वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम मतलब कि देखो जो हमारी नॉर्मल इंजेक्शन वगैरह के थ्रू हम लोग जो है कोई दवा लेते हैं, जो सिंगल डोज प्रिपरेशन होती हैं, जैसे आपने इंसुलिन वगैरह की जो डोजेज होती हैं, ठीक है, या फिर जब भी आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो डॉक्टर क्या होता है भाई, इंजेक्शन से जब आपको दवा देते हैं तो वो एक ही बार में तो दे देते हैं ना पूरी की पूरी दवा। तो वो सारी हमारी स्मॉल डोज होती हैं जो कि हम लोग इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं, सिरिंज और नीडल के थ्रू। ठीक है, तो ये लगभग मतलब यहाँ पे इनका वॉल्यूम 100 ml से कम ही होता है और ये यूजुअली हमारा एम्पूल्स या वायल्स। अब यहाँ पे एम्पूल्स या वायल्स क्या होते हैं भाई, इंजेक्शन अपने आप थोड़ी दवा को एडमिनिस्टर करता है। हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन को क्या करते हैं, एम्पूल्स या फिर वायल्स में जो है डिप करते हैं, ठीक है, उसकी सिरिंज को, फिर यहाँ पे
उसको सक करते हैं एंड देन यहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो जो दवा होती है वो इन्हीं एम्पूल्स या वायल्स के अंदर होती है, तो आपको इमेज में दिख रहा होगा। बाकी ये हमारी मेनली सिंगल डोज या फिर मल्टी डोज, जैसे देखो एम्पूल्स हमारा मेनली सिंगल डोज के लिए होता है, एम्पूल्स आपको दिख रहा होगा, और वायल्स हमारा बेसिकली यहाँ पे जो है मल्टीपल डोज के लिए हमारा यूज किया जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल जैसे कि हमारा इंसुलिन इंजेक्शन हो गया, एड्रेनालिन इंजेक्शन हो गया, और हमारा सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन हो गया, तो ये सारे हमारे इसके एग्जांपल हो जाते हैं। और यूजेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल रूट्स के थ्रू यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के बारे में, तो लार्ज वॉल्यूम में क्या होता है कि जैसे जब भी आपने सुना होगा कि किसी को ग्लूकोज चढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे जो है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं। मतलब इनको यहाँ पे जो प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स वगैरह होते हैं, जैसे जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है, तो एडमिट जब भी होता है तो उसको यहाँ पे क्या होता है, दवा जो है एक ऐसे कह सकते हो वाटर बॉटल के थ्रू यहाँ पे चढ़ाई जाती है। तो मतलब वाटर बॉटल नहीं होती है वो, हमारी बेसिकली या तो सलाइन, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन होता है, या तो हमारा डेक्सट्रोज इंजेक्शन होता है। तो मतलब इसमें ना हमारा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, लगभग 100 ml से लेके 1000 ml तक का वॉल्यूम हमें इसमें देखने को मिल सकता है। और दिख रहा होगा आपको इमेज में, ठीक है, यही होता है हमारा लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। और इसको हम लोग यहाँ पे ग्लास, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स या फिर बैग्स में जो है सप्लाई करते हैं, और ये हमारा प्रिजर्वेशन से फ्री होता है। देखो यहाँ पे ना लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव्स का यूज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही लार्ज वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इतने लार्ज वॉल्यूम के लिए हमें अगर प्रिजर्वेटिव यूज करना है तो वो भी लार्ज अमाउंट में यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारा टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। इसीलिए हम लोग प्रिजर्वेशन से फ्री रखते हैं इसको। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका प्रिपरेशन वगैरह भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और एग्जाम्पल की बात करें तो 5% डेक्सट्रोज इंजेक्शन, नॉर्मल सलाइज सोल्यूशन, तो ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और इसका यूज हम लोग यहाँ पे मेनली जो है फ्लूइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में करते हैं, ठीक है। जब भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, तो तब हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन टाइप में, तो यहाँ पे देखो पहला हमने देखा बेस्ड ऑन वॉल्यूम, बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन मतलब कि कैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो पहला हो गया सोल्यूशन फॉर्म। तो सोल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूशन मतलब सिंपल सी बात है, जहां पे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग देख ना सके। तो इसमें क्या होता है, जो भी ड्रग है वो कंप्लीटली हमारे सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। और ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप होता है, मतलब सबसे ज्यादा हम लोग इसी सोल्यूशन का यूज करते हैं। भाई जो भी हमारा एम्पूल्स वायल्स में हमारे सोल्यूशन फेल होते हैं, कहीं ऐसा तो है नहीं कि वो अलग अलग हमें दिखते हैं, वो पूरा एक ही जैसा दिखता है, तो वो हमारा सोल्यूशन ही होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे पेरेंट्रल प्रोडक्ट सोल्यूशन के फॉर्म में ही होते हैं। और ये हमारा एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वस भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा डेक्सट्रोज इंजेक्शन हो गया, NaCl इंजेक्शन हो गया, तो ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दूसरे टाइप की, तो हमारा सस्पेंशन टाइप हो सकता है। देखो या तो हमारा जो हमारा इंजेक्शन मतलब कह सकते हो पेरेंटल प्रोडक्ट है, वो सोल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है, और या तो सस्पेंशन के फॉर्म में होगा। अब सस्पेंशन की खासियत क्या होती है कि इसमें सस्पेंशन में जो हमारा सोल्यूट है वो हमें कह सकते हो ऐसे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखता है अलग अलग, ठीक है। मतलब सस्पेंशन में हम लोग देख सकते हैं कि सोल्यूट थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहली बात सस्पेंशन है, तो जब भी हमें इसको यूज करना है तो हमें एक अच्छे से इसको शेक करना है। अब एक चीज है, देखो चूंकि हम लोग यहाँ पे इसको इंजेक्शन के थ्रू यूज करने वाले हैं, तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका ड्रॉपलेट साइज बहुत ही कम होता है, मतलब पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। और ये हमारा आईवी के थ्रू नहीं देना चाहिए। देखो हमारे पेरेंटल में और भी बहुत सारे रूट है, तो उनके थ्रू हम लोग दे सकते हैं, जैसे आईएम, इंट्राडर्मल, लेकिन आईवी के थ्रू नहीं। क्यों? क्योंकि आईवी का मतलब डायरेक्टली ब्लड में देना। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारा जो है क्लॉट वगैरह फॉर्म कर दे, है ना। एम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ सकता है। एम्बॉलिक मतलब एक टाइप का कह सकते हो क्लॉटिंग वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ब्लड फ्लो में रुकावट आ सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा प्रोकेन, पेनिसिलिन इंजेक्शन हो गया, हाइड्रोकॉर्टिसोन सस्पेंशन इंजेक्शन हो गया, तो ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। एंड थर्ड हमारा आता है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें देखिए, अब इसमें हमारा सबसे पहला आ जाता है कि हम लोग किस रूट से ले रहे हैं। तो इंट्रावेनस मतलब कि हम लोग वेन में ले रहे हैं, इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के अंदर, सबक्यूटेनियस मतलब अंडर द स्किन, इंटरडर्मल मतलब इनटू द स्किन लेयर, ठीक है। सबक्यूटेनियस मतलब हमारी सबक्यूटेनियस लेयर होती है, तो अगर वहां पे ले रहे हैं तो इंट्रा अंडर द स्किन हो गया। और अगर हम लोग स्किन के जस्ट अंदर ले रहे हैं तो हमारा इंट्राडर्मल हो गया। और अदर स्पेशलाइज्ड रूट की बात करें तो हमारा इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होता है जॉइंट्स के बीच में, ठीक है। जॉइंट्स के बीच में भी हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है, वहां पे अगर हम लोग दे रहे हैं। और इंट्राथीकल का मतलब होता है हमारा स्पाइनल फ्लूइड के बीच में, मतलब जो स्पाइनल कॉलम होती है, ठीक है, तो उसके बीच में भी हमारे फ्लूइड होते हैं। तो अगर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, तो अगर हम लोग वहां पे दे रहे हैं तो हमारा जो है इंट्राथीकल हो गया, स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली।
तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो एडवांटेजेस हमारा हो जाता है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। अब देखिए सिंपल सी बात है भाई, पेरेंटल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, डायरेक्टली हमारा या तो ब्लड में या तो स्किन में, मसल में, मतलब जहां भी कह सकते हो प्रॉब्लम है वहां पे डायरेक्टली ही दे दिया जाता है। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो वहां पे भी ब्लड में तुरंत ही पहुंच जाता है। तो इसकी वजह से इसका रैपिड एक्शन क्या होता है भाई, जैसे ही ब्लड में पहुंचेगा तुरंत ही इसका एक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका एक्शन विद इन सेकेंड्स हमें देखने को, मतलब विद इन मिनट्स हमें इसका एक्शन जो है देखने को मिलने लगता है। और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी हमारी बहुत ज़्यादा होती है। आईवी के केस में 100% बायो अवेलेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। देखो आईवी के केस में 100% श्योर होती है, बाकी सब में वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी बाकी ड्रग्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कोई भी हमारा जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह तो होगा नहीं, तो इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी हमारी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और ये हमारा सुटेबल होता है अनकॉन्शियस या फिर वोमिटिंग पेशेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए वो दवा को ऐसे खा तो नहीं सकते हैं, तो उनको इंजेक्शन हम लोग बहुत इजीली लगा सकते हैं, जो भी जिनको अनकॉन्शियस है या फिर वोमिटिंग हो रही है। अनकॉन्शियस मतलब जिनको होश ना हो। और ये हमारा जो भी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि अनस्टेबल होती हैं या फिर पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं ओरली, मतलब जिनको ओरली हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, या फिर हो सकता है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद स्टमक में कह सकते हो स्टेबल ना रहे, तो ऐसी ड्रग्स के लिए हमारा बहुत ही यूजफुल होता है। उसके बाद प्रिसाइज डोजिंग, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, इंजेक्शन में हम लोग एक बार में एक एक्यूरेट डोज यहाँ पे ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रिसाइज डोजिंग हो जाती है और कंट्रोल थेरेपी होती है। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ हमारी ऐसी भी पेरेंटल प्रिपरेशन होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डिपॉट या सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। देखो डिपॉट या सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो दवा है, ठीक है, उसको हमने एक बार ले लिया, लेकिन अब उसका जो इफेक्ट है वो हमें काफी लंबे टाइम तक देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन या फिर डिपॉट फॉर्मुलेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखो ये हमारा मतलब एक स्पेशलाइज्ड टाइप की फॉर्मुलेशन होती है, इसको हम लोग देखेंगे आगे चल के नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में 7 सेम में, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारा थोड़ा सा पेनफुल होता है, इन्वेजिव होता है। देखिए इन्वेजिव का मतलब होता है कि हमारे भाई इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन हमारी बॉडी के लेयर्स को कह सकते हो पेनिट्रेट करता है ना, अंदर जाता है, तो थोड़ा इन्वेजिव का वैसे तो मतलब होता है आक्रमण करना, बट आक्रमण यहाँ पे आक्रमण से नहीं है, मतलब हमारी इंजेक्शन हमारी बॉडी स्किन लेयर को पेनिट्रेट करता है, तो उसी को बोलते हैं इन्वेजिव है। और पेनफुल होता है भाई, इंजेक्शन हर किसी को नहीं सुटेबल होता है, बहुत से लोग इंजेक्शन से बहुत डरते हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सनल चाहिए होता है, क्योंकि देखिए इंजेक्शन लगाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर किसी ने गलत इंजेक्शन लगा दिया तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ना। जैसे आईवी इंजेक्शन हमेशा वेन्स में ही लगाना चाहिए, तो वेन्स की पकड़ करना भी आना चाहिए उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे इन्फेक्शन या कंटामिनेशन का रिस्क हो सकता है अगर स्टेरिलिटी से कोई भी कंप्रोमाइज हुआ, मतलब अगर हमारा इंजेक्शन स्टेराइल नहीं अच्छे से, तो वहां पे इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है, इसीलिए स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल का मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए। डिफिकल्ट टू रिवर्स इन केस ऑफ ओवरडोज और एडवर्स रिएक्शन। अब आप एक चीज समझो, मान लो किसी ने आईवी इंजेक्शन लगा दिया, अब मान लो उस आईवी इंजेक्शन से कोई भी एडवर्स रिएक्शन हो गई या फिर अगर ओवरडोज हो गई, तो क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? भाई कैसे रिवर्स करोगे, जब हमारी दवा पूरी पूरी ब्लड में पहुंच गई तो रिवर्स कैसे कर सकते हो? यानी एक बार जब दवा पहुंच गई ब्लड में तो फिर वापस उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि देखो जो पेरेंटल प्रोडक्ट हैं उनकी हमें बहुत ही स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, इसीलिए यहाँ पे इसको बनाना थोड़ा सा महंगा होता है कंपेयर टू जो हमारी ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म होती हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे टैबलेट्स वगैरह हो गया। और हैंडलिंग भी हमें इसकी बहुत अच्छे से करनी होती है। आप ये समझो कि जो पेरेंटल प्रोडक्ट हैं उसको हम लोग बिल्कुल एसेप्टिक एरिया के अंदर ही बनाते हैं, उसी के अंदर फिल करते हैं, उसी के अंदर उसको प्रिपेयर करते हैं, तो सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल एक क्लीन एनवायरनमेंट में होती हैं, ठीक है। तो मतलब देखो वैसे तो सारी चीज़ें हमारा पूरी दवा भी क्लीन एनवायरनमेंट में बनती है, लेकिन इसके लिए तो स्ट्रिक्टली मतलब हम लोग यहाँ पे जो लैमिनार फ्लो कैबिनेट होता है हम लोगों ने देखा था माइक्रोबायोलॉजी में, अगर आप लोग को याद हो, तो उन सभी चीज़ों का यूज हम लोग इसी में करते हैं और इसके लिए हमें बहुत ही ट्रेंड पर्सनल चाहिए होता है और स्पेशल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मुलेशन फैक्टर्स और एसेंशियल रिक्वायरमेंट हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स को बनाते समय, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपना सिलेबस, तो हमने डेफिनेशन देख लिया, टाइप्स देख लिया, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो देखिए यही चीज़ है हमारा प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर, मतलब कि बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है अपने पेरेंटल प्रोडक्ट को। तो पेरेंटल प्रोडक्ट हमारी स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती हैं जिसका यूज हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन या इन्फ्यूजन मतलब वही जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल हो गया इन्फ्यूजन हो गया,
स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल हमारे इंजेक्शन के थ्रू यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जीआईटी को बाईपास करते हैं क्योंकि इनको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अपने टिश्यू या ब्लड में एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ब्लड या टिश्यू में अपनी दवा को ले रहे हैं तो यहाँ पे जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी, सेफ्टी और स्टेरिलिटी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे मेंटेन मीट करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से फिजिको केमिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं बनाते समय, तो सबसे पहला हमारा आ जाता है सॉल्युबिलिटी एंड व्हीकल सिलेक्शन। तो देखिए जो भी ड्रग हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं और जो भी एक्सिपिएंट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी सॉल्वेंट जिसके अंदर हम लोग ड्रग को मिला के प्रिपेयर करने वाले अपना सोल्यूशन, वो दोनों एक दूसरे में कंपैटिबल होने चाहिए और सॉल्यूबल होने चाहिए, मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी और कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि एक यूनिफॉर्म डोजिंग यहाँ पे प्रिपेयर करी जा सके। और ज्यादातर हम लोग यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर जो हमारी पैरेंटल प्रिपरेशन होती है उसको हम लोग यहाँ पे एक्वस व्हीकल का यूज करके ही बनाते हैं। ऑयली व्हीकल्स का भी कभी कभी यूज कर सकते हैं अगर हमारी दवा वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, या फिर जो हमारी सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन होती है, लेकिन मोस्टली हम लोग यहाँ पे एक्वस व्हीकल्स का ही यूज करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टेबिलिटी के बारे में, तो जो ड्रग है वो केमिकली, फिजिकली, माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल होनी चाहिए थ्रू आउट इट्स सेल्फ लाइफ, है ना। जब तक उसकी सेल्फ लाइफ है तब तक वहाँ पे वो खराब नहीं होनी चाहिए। और स्टेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे बफर्स, एंटीऑक्सीडेंट और सुटेबल स्टोरेज कंडीशन में रख के इनहेंस कर सकते हैं। देखिए सारी चीजें आप लोग समझ रहे हो ना भाई। बफर्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बफर्स का यूज करके हम लोग उसका पीएच मेंटेन रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके हम लोग ऑक्सीडेशन से बचाएंगे, और सुटेबल स्टोरेज, तो भाई देखिए हर एक दवा का एक स्टोरेज कंडीशन होता है। जैसे कि कुछ कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनको हमें डार्क और जो है फ्री फ्रॉम, मतलब कह सकते हो अवे फ्रॉम जो है लाइट, है ना, तो हमें उसको लाइट सोर्स से दूर रखना होता है। तो ऐसी चीजें हम लोग यहाँ पे जब ध्यान रखते हैं कि अगर डार्क प्लेस में स्टोर करके रखना है तो हम लोग उसको डार्क प्लेस में ही स्टोर करें, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी अपने सेल्फ लाइफ तक बेसिकली। और पीएच एंड आइसोटोनिसिटी की बात करें तो देखिए हमारी बॉडी का जो पीएच होता है, ठीक है, मतलब हमारे बॉडी फ्लूइड का स्पेशली जो ब्लड होता है, तो उसका पीएच लगभग यहाँ पे 7.4 के आसपास होता है। तो अब देखिए जब ब्लड में हमारी कोई दवा जा रही है तो जितना ब्लड का पीएच है उतना ही उस दवा का पीएच भी होना चाहिए, वरना फिर वो ब्लड के पीएच के साथ छेड़छाड़ करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में इरिटेशन होगा, ठीक है। तो हमारी जो दवा होती है उसका पीएच भी हम लोग इतना ही रखते हैं। और जो सोल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है, मतलब कि जो भी इंजेक्शन है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे कह सकते हो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ही होना चाहिए। अभी इस चीज को हम लोग और देखेंगे, पीएच एंड आइसोटोनिसिटी हमारे सिलेबस में अलग से भी दे रखा है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने स्टेरिलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम पायरोजेंस की बात करें तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, हमारा बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। पायरोजेंस मतलब हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें फीवर कॉज करते हैं, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो इन सभी चीजों से हमारी दवा फ्री होनी चाहिए। और इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, एसेप्टिक प्रोसेसिंग, मतलब जितनी भी दवा हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, फिल कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी एसेप्टिक एनवायरमेंट में होनी चाहिए। एसेप्टिक एरिया क्या होता है, एसेप्टिक एरिया हमारा ऐसा एरिया होता है जो कि हमारा बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है। तो उसी एरिया में हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, पैरेंटल प्रोडक्ट को फिल्ट्रेशन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इसी एसेप्टिक एरिया में करते हैं। और कंपैटिबिलिटी की बात करें तो जो भी ड्रग है वो हमारे एक्सिपिएंट के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। और जो कंटेनर है भाई, पैरेंटल प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे एट लास्ट में किसमें, वायल्स में, एम्पूल्स में, या फिर प्लास्टिक वाटर बॉटल्स में, इन्हीं सब में तो पैक करते हैं। तो जिस भी चीज में हम लोग पैक कर रहे हैं उसके साथ वो दवा स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चले वो कंटेनर से ही रिएक्शन करने लगे, है ना। तो वो चीज, सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। और कंटेनर एंड पैकेजिंग की बात करें तो जो भी कंटेनर हम लोग यूज करने वाले वो भी स्टेराइल होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव कंटेनर होना चाहिए, जैसे कि ग्लास, है ना, तो ग्लास या फिर प्लास्टिक बैग्स का यूज करते हैं विद सिक्योर क्लोजर्स। अब आपको पता है, जैसे वायल्स आपने देखा था, वायल्स, तो वायल्स में क्या था, जैसे वायल्स अभी भी अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो वायल्स में हमारी क्लोजिंग कैसे होती है, हमारी रबर और एल्यूमिनियम की क्लोजिंग होती है, ठीक है, मतलब उसको जो क्लोज करते हैं, उसका जो कह सकते हो कैप होता है वो रबर का बना होता है और उसके ऊपर एल्यूमिनियम की कवरिंग होती है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे स्टेरिलिटी को मेंटेन करनी चाहिए। तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच एंड आइसोटोनिसिटी के बारे में, तो देखिए हमारा जो पैरेंटल प्रोडक्ट है इसको हम लोग डायरेक्टली अपने ब्लड स्ट्रीम या फिर टिश्यू में एडमिनिस्टर करते हैं। तो इनका जो भी पीएच है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो बहुत ही केयरफुली कंट्रोल होना चाहिए ताकि सेफ्टी, स्टेबिलिटी और पेशेंट कंफर्ट यहाँ पे इंश्योर हो सके। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए पीएच क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए पीएच होता क्या है आपको पता ही है, पीएच इज द मेजर ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी, ठीक है। ऑप्टिमल रेंज हमारी कितनी होनी चाहिए, हमारे ब्लड के पीएच के बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम लोग देखें कि क्यों जरूरी है पीएच,
तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हो जाता है हमारे यहाँ पे नीड फॉर कंट्रोल। तो ये सबसे पहले कहता है मिनिमाइज टिश्यू इरिटेशन। तो आप ये समझो अगर पीएच मान लो कंट्रोल नहीं हुआ, अगर मान लो हमारा जो सोल्यूशन है वो हाईली एसिडिक है या फिर हाईली अल्कलाइन है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से हमें पेन, इन्फ्लामेशन या फिर जो है नेक्रोसिस यानी सेल डेथ भी हो सकती है एट द इंजेक्शन साइड, यानी जहां पे इंजेक्शन इंजर्ट किया गया है, ठीक है, इंसर्ट किया गया है। तो आप ये समझो कि बहुत जरूरी है ना, बिल्कुल भी हाईली एसिडिक नहीं होना चाहिए, हाईली अल्कलाइन नहीं होना चाहिए, वरना ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद देखो बहुत सारी हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक पीएच पे ही स्टेबल ही होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में भी हमें पीएच को उस रेंज के आसपास स्टेबल रखना भी जरूरी है। आउटसाइड दिस रेंज दे मे डिग्रेड, पार्टिसिपेट, प्रेसिपिटेट और लूज पोटेंसी। तो वही बात है कि जिस पीएच पे हमारी ड्रग स्टेबल होती है, हमें ध्यान रखना है कि हम लोग उसी पीएच के आसपास जो है मेंटेन कर पाए, है ना, ताकि हमारा वो डिग्रेड ना हो, प्रेसिपिटेट ना हो, पोटेंसी को लूज ना करे और प्रिवेंट ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी। तो सिंपल सी बात है कि प्रॉपर पीएच हमारा रिएक्शन को भी अवॉइड करता है एक्सिपिएंट या फिर कंटेनर मटेरियल से। तो इन सभी चीजों की वजह से क्या होता है, ड्रग की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब मेथड्स की बात करें कैसे हम लोग यहाँ पे पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है हम लोग यहाँ पे बफर सोल्यूशन का यूज कर सकते हैं। बफर्स क्या होता है, पीएच में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो उसको यहाँ पे कंट्रोल करके रखता है टू मेंटेन द डिजायर्ड पीएच। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। और अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी की बात करें तो आइसोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिसिटी का मतलब होता है कि जो हमारा सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन है वो हमारी ब्लड के कंसेंट्रेशन के बराबर हो, या फिर बेसिकली सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो। तो अब जो हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है वो लगभग हमारी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर होती है। तो इतना ही हमें जो है अपने सोल्यूशन का भी रखना है। तो अब इसका नीड क्या है, देखिए इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमारा आइसोटोनिसिटी, ठीक है, सॉल्यूशन की आइसोटोनिसिटी हमारे ब्लड के आइसोटोनिसिटी के बराबर होती है तो हमारा पेन और इरिटेशन यहाँ पे रिड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमारा सेल श्रिंकेज या सेल स्वेलिंग कॉज कर सकते हैं। आइसोटोनिसिटी को आपने अपने फोर्थ सेम में भी बहुत अच्छे से पढ़ा, अपने फर्स्ट सेम में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आई होप कि आप लोग को पता होगा। और वहां पे हमने देखा भी था कि आइसोटोनिसिटी ना होने की वजह से हमारा कैसे सेल श्रिंकेज या सेल स्वेलिंग हो सकती है। तो आई होप कि वो सारी चीजें आप लोग को पता होंगी, ठीक है। तो इन सभी की वजह से क्या हो सकता है, हमारा टिश्यू डैमेज हो सकता है। हीमोलाइसिस, अगर मान लो सोल्यूशन हमारा आइसोटोनिक नहीं है, ठीक है, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा रेड ब्लड सेल यहाँ पे डैमेज हो सकती है। हीमोलिसिस का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये सारी चीज प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे रखना है आइसोटोनिक। और इम्प्रूव ड्रग एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे देखो आइसोटोनिक जो सोल्यूशन होते हैं वो यहाँ पे सेफ और कंफर्टेबल एडमिनिस्टर अलाउ करते हैं। जैसे अगर सोल्यूशन यहाँ पे आइसोटोनिक होगा तो जब भी यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाएगा तो दर्द नहीं होगा, इतना समझो। अगर मान लो सोल्यूशन का जो पीएच है, आप ये समझो कोई इंजेक्शन मान लो लगा रहे हैं, ठीक है, और उसका पीएच या आइसोटोनिसिटी हमारी ब्लड के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत पेन होगा लगाते समय, ठीक है। पेन ज्यादा क्यों नहीं होता है, देखिए जिन्होंने इंजेक्शन मान लो लगवाते हैं तो क्या होता है कि बस एक हल्का सा पेन तभी होता है जब इंजेक्शन की नीडल यहाँ पे हमारी स्किन को पेनिट्रेट करती है, लेकिन जैसे ही पेनिट्रेट कर देती है उसके बाद पेन नहीं होता है। तो पेन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल हमारी बॉडी फ्लूइड को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। अगर उसका पीएच थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ या फिर आइसोटोनिसिटी थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो बहुत ज्यादा पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे आइसोटोनिसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रोडक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो प्रोडक्शन प्रोसीजर मतलब क्या है कि कैसे, मतलब जब हम लोग यहाँ पे दवा को अपनी पेरेंटल प्रिपरेशन को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर देखिए क्या है, सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलेशन, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने सूटेबल व्हीकल में डिजॉल्व या फिर डिस्पर्स करते हैं अपनी एक्टिव ड्रग को। भाई जो हमारा एपीआई है उसको हम लोग यहाँ पे सूटेबल व्हीकल में डिजॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पीएच, आइसोटोनिसिटी, स्टेबिलिटी, इन सबको एडजस्ट करते हैं अपने बॉडी फ्लूइड के हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच के लिए हम लोग यहाँ पे बफर्स का यूज कर सकते हैं, आइसोटोनिसिटी के लिए हम लोग टोनिसिटी एजेंट्स का यूज कर सकते हैं, स्टेबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेबिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिल्टर करते हैं सोल्यूशन को अगर हमारा रिक्वायर होता है, ठीक है, अगर जरूरत है तो। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टरलाइजेशन। तो अब देखो हमारी फॉर्मुलेशन कैसी है उसी के बेसिस पे हमारा स्टरलाइजेशन का मेथड यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे स्टरलाइजेशन हमारा बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो अगर मान लो हीट सेंसिटिव सोल्यूशन है, मतलब हीट से उसको नुकसान हो सकता है, तो हम लोग उसको फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। अगर हीट स्टेबल है तो हम लोग यहाँ पे ऑटोक्लेविंग या फिर स्टीम स्टरलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। अगर हमारा कोई पाउडर या फिर जो है ग्लासवेयर है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। और बहुत ही कुछ हमारे मान लो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेज में हम लोग यहाँ पे
रेडिएशन स्टरलाइजेशन का भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे फिलिंग की बात करें तो देखिए, अंडर द एसेप्टिक कंडीशन द स्टेराइल फॉर्मेशन इज फिल्ड इनटू स्टेराइल कंटेनर। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिलिंग बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो है एसेप्टिक कंडीशन के अंदर ही करते हैं। मतलब हम लोग जब यहाँ पे दवा को अपने कंटेनर के अंदर फिल कर रहे हैं तो वहां पे भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि फिल करते समय भी जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसमें बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, यानी एसेप्टिक एरिया के अंदर ही फिलिंग करते हैं। और सीलिंग एंड पैकेजिंग भी हम लोग इसी एसेप्टिक कंडीशन में ही करते हैं, ठीक है, अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। सीलिंग मतलब कि क्या हुआ, जब हम लोगों ने दवा को कंटेनर में डाल दिया तो उसको फाइनली सील भी तो करना है, उसके ऊपर क्लोज करना है ना, रबर क्लोजिंग करनी है। फिर कभी कभी हम लोग सीलिंग करते हैं। सीलिंग मतलब कि अभी हम लोग देखेंगे तब आप लोग यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए हर एक चीज के लिए। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज के बारे में कि प्रोडक्शन जब हम लोग यहाँ पे दवा को बना रहे हैं तो कौन कौन सी फैसिलिटीज हमें ध्यान रखनी होती है, क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात यही कि जो हमारा एरिया है वो क्लीन रूम होना चाहिए। क्लीन रूम, हमने ये सारी चीजें अपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी थी एसेप्टिक एरिया में, ठीक है। बेसिकली क्लीन रूम का ऐसे समझो कि वो हमारा माइक्रो फ्री होता है, ठीक है, और उसमें एयर क्वालिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यहाँ पे कंट्रोल्ड होती है। कंट्रोल मतलब जितनी हम चाहते हैं उतनी होती है। और लैमिनार एयर फ्लो वर्क बेंचेस आर यूज्ड टू मेंटेन अ स्टेराइल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग फिलिंग। और जब भी हम लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो हम लोग इस फिलिंग किसके अंदर में करते हैं, लैमिनार एयर फ्लो वर्क बेंचेस। अब लैमिनार फ्लो इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दो टाइप के होते थे, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। सिंपल से समझो, ये एक बेंच होती है जो कि स्टेरिलिटी को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। सेपरेट एरियाज भी हमारे जो है रिक्वायर्ड होते हैं सोल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, फिलिंग एंड सीलिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो इन सब के लिए भी हमारा सेपरेट एरिया होता है और हर वो सेपरेट एरिया में क्या होता है, बिल्कुल भी हमारा स्टरलाइजेशन मेंटेन होता है बहुत अच्छे से। और अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करें कि किन किन चीज़ों का हमें कंट्रोल करना होता है, तो हमें एनवायरमेंटल कंट्रोल चाहिए होता है। जैसे हमारी एयर क्वालिटी हमारा बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पार्टिकल काउंट भी हमारा जो है कह सकते हो, मतलब जैसे एयर में जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स ऐसा ना हो कि बहुत सारे मतलब कंटामिनेशन है उसके अंदर। माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी हमारा कम से कम होना चाहिए। पर्सनल कंट्रोल की बात करें तो भाई देखिए, जो भी बंदा यहाँ पे फिलिंग कर रहा है, बना रहा है, वो प्रॉपर जो है स्टेराइल गाउन्स, ग्लव्स और मास्क को यहाँ पे पहने होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने एसेप्टिक एरिया में डिस्कस करी थी, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, कि हमारा एक पूरा मास्क होता है, पूरा एक सूट होता है जिसको पहन के लोग यहाँ पे एसेप्टिक प्रोसेसिंग करते हैं। और इक्विपमेंट कंट्रोल की बात करें तो जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो भी स्टेराइल हो, बिल्कुल बैक्टीरिया कंटामिनेशन फ्री हो, माइक्रोब फ्री हो। इन प्रोसेस कंट्रोल की बात करें तो देखिए, जब हम लोग बना ही रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग दवा को बनाते हैं तो उस टाइम भी हम लोग यहाँ पे पीएच, आइसोटोनिसिटी, क्लैरिटी, स्टेरिलिटी चेक को करते रहते हैं। और फिनिश प्रोडक्ट में भी हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी दवा प्रॉपर एकदम तैयार हो चुकी है, पैक हो चुकी है, तब भी हम लोग यहाँ पे मतलब जब दवा हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं उसकी स्टेरिलिटी को, उसके पायरोजन मतलब कोई भी कह सकते हो ऐसी चीजें तो नहीं है जो कि हमारा कह सकते हो फीवर कॉज कर सकती हैं। और उसमें पार्टिकल्स का मैटर कितना है, ठीक है, हमारी दवा कितनी है, टोटल अमाउंट कितना है। उसके बाद लेबलिंग एंड पैकेजिंग, तो इन सभी चीज़ों में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हो रही है और एसेप्टिक एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। आप ये समझो पूरा, आप लोग पेरेंटल में एक चीज़ समझो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एसेप्टिक एसेप्टिक एसेप्टिक। एसेप्टिक का मतलब कि माइक्रो फ्री होना चाहिए हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट, उसके लिए हम लोग उसको बनाते भी माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट में। तो ये सारी चीजें हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एसेप्टिक प्रोसेसिंग का देखिए वही मतलब है। देखो, एक चीज होता है, एक होता है टर्मिनल स्टरलाइजेशन, ठीक है, और एक होता है एसेप्टिक प्रोसेसिंग। देखो, टर्मिनल स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आपने दवा बनाई, ठीक है, तो बनाते समय आपने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखा, लेकिन जब फाइनल दवा बन गई तो बनने के बाद यहाँ पे आप लोग जो है प्रॉपर उसका एक स्टरलाइजेशन चेक कर रहे हो, ठीक है, मतलब बनने के बाद उसका स्टरलाइजेशन किया जा रहा है। आप समझो, जैसे मान लो दवा को जब बना रहे तो बनाते समय बीच बीच में हमने कुछ भी नहीं चेक किया, बल्कि जब दवा बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो गई तब हमने उसको स्टरलाइज कर दिया, ठीक है, या तो हीट से या तो फिल्टर वगैरह करके। तो ये होता है टर्मिनल स्टरलाइजेशन। और एक होता है एसेप्टिक प्रोसेसिंग। एसेप्टिक प्रोसेसिंग का मतलब होता है बनाते समय हर एक स्टेप में हम लोग स्टरलाइजेशन को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग फाइनल जाके चेक करेंगे, बल्कि हर एक स्टेप में हम लोग यहाँ पे स्टरलाइजेशन को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये होता है एसेप्टिक प्रोसेसिंग। तो वही चीज है कि इसमें हम लोग यहाँ पे स्टेरिलिटी को पूरा टाइम मेंटेन करके रखते हैं थ्रू आउट दी प्रिपरेशन। अगर हम लोग यहाँ पे स्टेप्स को देखें तो स्टेप्स सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेशन का स्टरलाइजेशन करते हैं। तो जो भी फॉर्मुलेशन हम लोग बना रहे हैं, यानी जो भी एपीआई है, हमारा सॉल्वेंट है, उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिल्टर करते हैं 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर के थ्रू, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी मान लो जो है
देखो ये हम लोग किसके लिए करते हैं, ये हम लोग उनके लिए करते हैं जो कि हीट सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं। तो हम लोग जब इतने कम, देखो ये बहुत ही कम साइज है, ठीक है, तो इतने कम साइज के पोर से जब हम लोग यहाँ पे फिल्टर करते हैं दवा को, तो कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो इन्हीं फिल्टर में यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो हीट सेंसिटिव ड्रग नहीं है, हीट स्टेबल है, तो हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो स्टरलाइजेशन कर सकते हैं अपने ऑटोक्लेविंग या ड्राई हीट के थ्रू भी। तो चाहे हमारी ड्रग हो, अगर वो हीट स्टेबल है तो उसके लिए भी, और कंटेनर्स और क्लोजर्स के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट या फिर गामा रेडिएशन के थ्रू उसका स्टरलाइजेशन करते हैं। उसके बाद जब हम लोग फिल कर रहे हैं दवा को अपनी, जब फिल कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे स्टरलाइज इन्वायरमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि हमारा लैमिनार एयर फ्लो हो गया, आईएसओ क्लासरूम हो गया, आईएसओ क्लास क्लीन है ना, मतलब क्लीन रूम हो गया, क्लीन एरियाज हो गए। और सीलिंग की बात करें तो यहाँ पे सील हम लोग कैसे कर, सीलिंग मतलब दवा को फाइनली जब जब हमारी दवा बिल्कुल पैक हो चुकी है तो उसको सील करना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो भी कैप्स होते हैं, ठीक है, तो कैप्स हो गया, सील्स हो गया, स्टेराइल स्टॉपर्स हो गए, तो इनका यूज करते हैं। और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की बात करें तो हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं एयरबॉर्न पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब हम लोग अपने आसपास का एनवायरमेंट कंटिन्यू चेक करते रहते हैं। ये नहीं कि एक बार चेक कर लिया, हाँ अब यहाँ पे कोई भी माइक्रोब नहीं है तो हम लोग यहाँ पे फिर दोबारा उसको चेक ही नहीं कर रहे, क्योंकि माइक्रोब्स क्या होते हैं, टाइम टू टाइम यहाँ पे कभी भी बढ़ सकते हैं, तो हमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होती है। और नीड या इंपॉर्टेंस की बात करें कि एसेप्टिक प्रोसेसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारा इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो हमारा स्टेराइल है, सेफ है, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन है। और ये हमारा एसेंशियल होता है फॉर ड्रग्स दैट कांट विदस्टैंड हीट स्टरलाइजेशन। आप ये समझो, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, एक होता है टर्मिनल स्टरलाइजेशन। टर्मिनल स्टरलाइजेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, दवा बनने के बाद उसको हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू स्टरलाइज कर लेते हैं, ठीक है, ऑटोक्लेविंग के थ्रू। लेकिन अगर मान लो कोई दवा है, ठीक है, उसको हम लोग टर्मिनल स्टरलाइज कर ही नहीं सकते, मतलब इस टर्मिनल स्टरलाइजेशन में मेनली हीट का ही यूज होता है। तो अगर कोई हीट सेंसिटिव ड्रग है तो उसको हम लोग एट लास्ट में तो स्टरलाइज कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग स्टार्टिंग से ही ध्यान रखेंगे कि जब जब हम लोग उसको बनाते समय ही पूरा स्टरलाइज हो। तो यही हो जाते हैं हमारे एसेप्टिक प्रोसेसिंग का नीड या फिर इंपॉर्टेंस। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शन स्टेराइल पाउडर। तो अगर आप लोग अपना सिलेबस देखो तो देखिए हमने यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, हमने इसको भी देख लिया, इसको देख लिया, इसको भी देख लिया और इसको भी देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शन स्टेराइल पाउडर, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एंड लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शन के बारे में। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग समझना, इंजेक्शन का मतलब क्या है। इंजेक्शन का मतलब हमारी वो सारी चीजें जिसको हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। देखो इंजेक्शन का मतलब किसी फॉर्मुलेशन से नहीं है, मतलब फॉर्मुलेशन से ही है, लेकिन इंजेक्शन का मतलब वो सिरिंज और नीडल नहीं होता है, बल्कि इंजेक्शन का मतलब एक प्रोसीजर होता है। इंजेक्शन क्या है कि इंजेक्शन यानी प्रोसेस टू इंजेक्ट समथिंग इनटू योर बॉडी। तो यहाँ पे क्या होता है, इंजेक्शन के अंदर वो सारी प्रिपरेशन आ जाती हैं जिसको यूज हम लोग यहाँ पे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए करते हैं। तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी पेरेंटल प्रिपरेशन होती हैं वो सारी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट होती हैं, ठीक है। इंजेक्शन का मतलब ही होता है कि हमारी ऐसी प्रिपरेशन जिसको हम लोग यहाँ पे सिरिंज और नीडल के थ्रू अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करने वाले हैं। तो भाई पेरेंटल के अंदर हम लोग सारी चीजें सिरिंज और नीडल के थ्रू ही तो करते हैं। तो इंजेक्शन मतलब एक समझ लो ब्रॉडर कैटेगरी है जो कि सभी चीजों को कवर करती है, ठीक है। तो इंजेक्शन आर स्टेराइल प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्टर बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब वही है कि हम लोग यहाँ पे स्टेराइल जो है सिरिंज और नीडल के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं। या तो इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं तो वो हमारे इन्फ्यूजन के थ्रू हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो है इम्प्लांटेशन, तो यहाँ पे कुछ कुछ हमारी ऐसी प्रिपरेशन भी होती है जिसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। अभी इम्प्लांट क्या है तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 7 सेम में देखेंगे एनडीडीएस के अंदर। और बाकी देखिए दे आर डिजाइन टू डिलीवर ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम और टिश्यूज बाईपासिंग द जीआईटी। तो देखिए वही सारी चीजें हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ब्लड में या फिर टिश्यू में ले सकते हैं। और फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शन रिक्वायर केयरफुल सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट, तो ये सारी चीजें होती हैं। और स्टेरिलिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, ये सारी चीजें हमें इंश्योर करनी होती हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये हमारा मेन थेरापेटिक सब्सटेंस होता है। ये हमारा स्टेबल होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए और कंपैटिबल होना चाहिए अदर कंपोनेंट के साथ, यानी कि जो भी अदर एक्सिपिएंट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं उनके साथ यहाँ पे स्टेबल, सॉल्युबल, कंपैटिबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो अगर कोई ड्रग यहाँ पे पुअरली सॉल्युबल है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे को सॉल्वेंट्स का यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं और पीएच एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाए।
व्हीकल्स की हम लोग यहाँ पे बात करें तो व्हीकल्स, देखो व्हीकल का मतलब हमारा मेन सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक्टिव ड्रग को डिजोल्व करते हैं, तो यही हमारा बल्क फॉर्म करता है इंजेक्शन का, मतलब कि जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसका बल्क कौन बनाता है, बल्क मतलब कि उसको कह सकते हो एक इंजेक्ट करने लायक वॉल्यूम कौन देता है। देखो एपीआई ना बहुत कम अमाउंट में यूज होता है, आप ये समझो ज्यादातर, तो उसमें इंजेक्शन में हम लोग जो देखते हैं ज्यादातर चीजें वो हमारा व्हीकल ही होता है, तो यही हमारा बल्क फॉर्म करता है। देखो बल्क का मतलब ही हो गया कि इंजेक्शन का वॉल्यूम कितना होता है वो हमारा यही फॉर्म करता है, और ये हमारा एज अ सॉल्वेंट या फिर डिस्पर्सिंग मीडियम की तरह यहाँ पे सर्व करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हो गया, और अगर हमारा सस्पेंशन है तो क्या होगा, डिस्पर्सिंग मीडिया हो गया। और बाकी दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, स्टेबल, स्टेराइल एंड कंपैटिबल विद ड्रग एंड कंटेनर। तो वही सारी चीजें हैं, आप लोग देखो पढ़ के समझ जाना, इतने क्या ही बार बार समझाया जाए। एक्वस व्हीकल्स की बात करें तो ये हमारा देखिए मेनली अब व्हीकल्स में, देखिए व्हीकल्स में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ये व्हीकल्स का ही टाइप है, तो व्हीकल्स में मेनली हम लोग या तो एक्वस या तो नॉन एक्वस व्हीकल्स का यूज करते हैं। तो ये एक्वस हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है। अब एक्वस व्हीकल के अंदर भी कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, तो पहला हो गया वाटर फॉर इंजेक्शन, तो ये हमारा प्योर स्टेराइल वाटर होता है, पैरोजन से फ्री होता है, और इसका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए फॉर इमीडिएट यूज और फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ वाटर। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो इमीडिएट यूज का मतलब क्या है, इमीडिएट यूज का मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो हमारा ये एम्पूल है, ठीक है, तो एम्पूल क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे मतलब ब्रेक करते हैं एम्पूल को, और डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू मतलब सिरिंज और नीडल के थ्रू उसको एडमिनिस्टर कर लेते हैं, तो ये हो गया इमीडिएट यूज। और एक होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पाउडर, तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती है इसको कभी कभी हम लोग क्या होता है कि लिक्विड के फॉर्म में ना बना के पाउडर के फॉर्म में बनाते हैं, मतलब इसका हम लोग क्या करते हैं, जो ड्रग है उसको हम लोग पाउडर के फॉर्म में बना रहे हैं। तो आप लोग कहोगे अरे पाउडर सर, पाउडर को एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पाउडर को एडमिनिस्टर ऐसे करेंगे कि पाउडर के फॉर्म में बनाते तो हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जब हमें यहाँ पे इसको यूज करना होता है तो हमारे पास एक होता है वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है, तो इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं इस पाउडर में मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको यहाँ पे अच्छे से डिजोल्व करते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसका यूज हम लोग पाउडर के फॉर्म में ड्रग को क्यों बनाते हैं, हम लोग ऐसा तब करते हैं जब यहाँ पे अगर ये ड्रग है, अगर इसको हमने सॉल्वेंट के साथ मिला दिया और मिलाने पर ये हो सकता है ज्यादा टाइम तक स्टेबल ना रह पाए, तो इस कंडीशन में हम लोग अपने ड्रग को पाउडर्स के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे यूज करना होता है तो हम लोग इसको वाटर के साथ दोबारा से मिक्स करके फिर यूज करते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पाउडर, यानी कि पाउडर को हम लोग यहाँ पे वाटर के साथ मिला के उसका रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको दोबारा सॉल्वेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वाटर फॉर इंजेक्शन, और एक हो गया हमारा स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। तो देखो वाटर फॉर इंजेक्शन और स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन दोनों लगभग सेम ही चीजें हैं, बस यहाँ पे समझो कि ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा स्टेराइल नेचर का होता है, ठीक है, मतलब इसमें बिल्कुल भी बैक्टीरिया वगैरह बिल्कुल नहीं होते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर, तो देखो ये हमारा ऐसा वाटर होता है जिसमें हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब क्या है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करे, तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज करते हैं। अब इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमें मल्टी डोज, यानी कि कह सकते हो देखो एक होता है एम्पूल्स हम लोगों ने देखा था, और एक होता है वायल्स। तो वायल्स क्या होता है, वायल्स हमारी ऐसी दवाएं होती हैं, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे मल्टी डोज के लिए यूज करते हैं, मतलब उसमें एक बार में हम लोग दवा नहीं यूज करते हैं, मतलब हमने एक बार इंजेक्शन को उसमें पेनिट्रेट किया, हम लोगों ने दवा निकाली, थोड़ी दवा यूज करी, तो उसमें दवा फिर भी बच जाती है। तो देखिए आप ये समझो कि जैसे पेरेंटल प्रिपरेशन क्या होता है, बहुत ही स्टेराइल नेचर के होना चाहिए, तो जो दवा हमने एक बार उसमें से निकाली तो जो दवा बच गई वहां पे कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हमें किसी दवा को मल्टीपल टाइम यूज करना है तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा कह सकते हो एंटी माइक्रोबियल एजेंट वगैरह का उसमें यूज करते हैं, ताकि वो कंटामिनेट ना हो, एक बार यूज करने के बाद वो जल्दी खराब ना हो, है ना। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे कह सकते हो न्यूनेट्स यानी कि जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें नहीं करते हैं, और लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन में भी इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग बेसिकली जो है जो हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं उन्हीं में करते हैं। नॉन एक्वस व्हीकल्स की बात करें तो नॉन एक्वस मतलब अगर मान लो कोई दवा है, अब वो वाटर में डिजॉल्व ही नहीं हो रही, सॉल्युबल ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कुछ फिक्स्ड वेजिटेबल ऑयल्स या फिर को सॉल्वेंट्स लाइक प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल का यूज कर सकते हैं। और जो भी व्हीकल हम लोग यूज करने वाले हैं वो हमारा नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट और कंपैटिबल होना चाहिए ड्रग के साथ। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे व्हीकल्स। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एडिटिव्स के बारे में, तो एडिटिव्स मतलब कि देखिए व्हीकल्स और ड्रग के अलावा भी हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें यूज कर सकते हैं एज अ एडिटिव। जैसे कि एडिटिव का मतलब क्या है कि मतलब कह सकते हो ड्रग जो भी हमारा सोल्यूशन है, जो भी हमारा इंजेक्शन का फॉर्मुलेशन है, उसके पीएच, उसकी आइसोटोनिसिटी, इन सबको मेंटेन करने के लिए हम लोग जिन चीजों का यूज करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको हम लोग एडिटिव्स बोलते हैं। तो एडिटिव्स में सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे बफर्स हो गया, ठीक है, हमारा जो है प्रिजर्वेटिव हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीजें हमारी
एडिटिव्स में आ जाती हैं। तो ये हमारे नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। बफर्स की बात करें तो बफर्स का यूज हम लोग यहाँ अपने डिजायर्ड पीएच को मेंटेन करने के लिए करते हैं, पेशेंट के कंफर्ट के लिए। कॉमन बफर्स में हमारा फॉस्फेट, सिट्रेट और एसिडेट बफर्स आ जाते हैं। उसके अलावा हमारा एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग यानी ड्रग का ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए करते हैं। तो इसके एग्जांपल में हमारा एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, ठीक है, सल्फाइड। और प्रिजर्वेटिव्स की हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रिजर्वेटिव्स में हम लोग यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ को, देखिए प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है, हमारा ऐसा एजेंट जो कि हमारे जो भी हमारा सैंपल है, जो भी हमारा सोल्यूशन है, उसको काफी लंबे टाइम तक बचा के रखे, प्रिजर्व करके रखे। तो प्रिजर्व किससे करना है, हमें अपने माइक्रोब से ही तो करना है। तो इन सभी चीजों को हमने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया ही हुआ है, आप लोग को याद ही होगा मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत। और बाकी देखिए वही चीज है कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसका यूज हम लोग लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा हमारा टॉक्सिसिटी के चांसेस हो सकते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स, तो यहाँ पे देखो मान लो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें कोई मेटल आयन अगर प्रेजेंट है जो कि कह सकते हो ऑक्सीडेशन या फिर डिग्रेड कर सकता है हमारे प्रोडक्ट को, तो ऐसे केस में हम लोग कुछ चिलेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं जो कि उस मेटल आयन के साथ बाइंड हो जाते हैं ताकि वो अपना एक्शन न शो कर पाए। टॉनिसिटी एडजस्टर, तो इसका यूज हम लोग अपनी टॉनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए करते हैं, मतलब अपने सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए करते हैं। और सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, अगर मान लो हमारी जो दवा है वो पुअरली सॉल्युबल है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान रखने हैं, तो जो भी हमारा पीएच है वो हमारा फिजियोलॉजिकल पीएच के बिल्कुल आसपास होना चाहिए। फॉर्मुलेशन हमारी आइसोटोनिक होनी चाहिए बॉडी फ्लूइड के साथ, ठीक है। एंटायर फॉर्मुलेशन हमारी स्टेराइल और पाइरोजन फ्री होनी चाहिए। कंटेनर हमारा स्टेराइल, इनर्ट, कंपैटिबल होना चाहिए। और क्लोजर हमारा स्टेरिलिटी और कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना चाहिए। तो समझ रहे हो कि देखो कोई पॉइंट अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी मुझे लगता है कि अगर ज्यादा हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो आप भी बोर ही हो जाओगे। आपको क्या लगता है? तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टेराइल पाउडर के बारे में, तो देखिए हमने सबसे पहले देखा अपने इंजेक्शन को, और अब हम लोग बात करते हैं अपने स्टेराइल पाउडर के बारे में। तो देखो ये स्टेराइल पाउडर हमारा वही है जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ कुछ हमारी ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे क्या होता है पाउडर्स के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, ताकि मतलब वो दोबारा यहाँ पे रिकंस्टिट्यूट करके यूज करी जा सकें। तो पाउडर्स के फॉर्म में क्यों बनाएंगे? तब बनाएंगे जब यहाँ पे दवा हमारी स्टेबल ना रहे ज्यादा टाइम तक, अगर हमने पहले ही उसको अपने वाटर फॉर इंजेक्शन या फिर इन सबके साथ मिला दिया। तो स्टेराइल पाउडर आर ड्राई सॉलिड particles of one or more active ingredient which when reconstituted with a suitable sterile solvent form a solution or suspension for parenteral administration। देखो इसी लाइन में सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई हैं कि ये हमारी ऐसा पाउडर होता है जिसको हम लोग क्या होता है यूज करने से पहले रिकंस्टिट्यूट करते हैं। किसके साथ? एक सुटेबल स्टेराइल सॉल्वेंट के साथ, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो हमने देखा या तो हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो सस्पेंशन के फॉर्म में होता है। और बाकी देखिए बाकी दे आर यूज्ड मेनली फॉर ड्रग्स दैट आर अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन ड्यूरिंग स्टोरेज। तो वही चीज है कि अगर कोई ड्रग हमारी एक्वा सॉल्यूशन के साथ स्टोर करने के लिए स्टेबल नहीं है तो उसमें हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। और अगर हम लोग नीड की देखें तो नीड में भी वही सारी चीजें आ जाएंगी कि मैनी ड्रग्स डिकम्पोज रैपिडली इन लिक्विड फॉर्म, लॉजिंग पोटेंसी ओवर टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग देम एज स्टेराइल ड्राई पाउडर इंप्रूव सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं कि देखो अगर कोई दवा है लिक्विड फॉर्म के साथ वो हो सकता है बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाए, अपनी पोटेंसी मतलब अपनी पावर को ही खत्म कर दे, उसकी जो काम करने की एबिलिटी है वही खत्म हो जाए। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं उसको ड्राई पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो सेल्फ लाइफ उसकी मेंटेन रहती है। और प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे जब भी यूज करना होता है इसको रिकंस्टिट्यूट कर लेते हैं, रिकंस्टिट्यूट इमीडिएटली बिफोर इंजेक्शन विद स्टेराइल वाटर और अनदर सुटेबल डाइल्यूएंट। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि किस मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे स्टेराइल ड्रग पाउडर को बना सकते हैं, तो अब यहाँ पे देखो स्टेराइल मतलब कि जो हमारा स्टेराइल पाउडर्स होते हैं इनको बनाने के हमारे बहुत सारे मेथड होते हैं, तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला आता है स्टेराइल रिक्रिस्टलाइजेशन। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि उतना डिटेल में पूछा भी नहीं जाता है, बट आप थोड़ा सिंपली समझना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ड्रग को लिया, उसको सॉल्वेंट के साथ डिजोल्व किया। थोड़ा समझना, ये हमारी मान लो ड्रग है, ठीक है, इसको हमने लिया, ये हमारा सॉल्वेंट है, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे डिजोल्व कर लिया, ठीक है, मतलब ये हमारी ड्रग यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो गई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इज स्टरलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू अ 0.22 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर। अब ये जो सोल्यूशन हमारा बनके तैयार होगा, देखो अभी आप ये समझो कि जब हमने दवा को इसमें डाल दिया तो अब ये बिल्कुल इसमें इवनली मिक्स हो जाएगी, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे बिल्कुल मिक्स हो गई है ना, तो वो हमें दिखेगी नहीं अलग से। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे फिल्टर करेंगे, मतलब कि अब हमारा एक बहुत ही 0.2 माइक्रोमीटर का फिल्टर होता है जिसमें पोर्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इससे हम लोग यहाँ पे दवा को फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद अगर इसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो वो फिल्टर हो जाएंगे और हमें यहाँ पे हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा जिसमें ड्रग भी होगा।
अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड फाइनली स्टेराइल एंटी सॉल्वेंट इज एडेड टू क्रिस्टलाइन द ड्रग पार्टिकल्स। अब यहाँ पे बहुत ध्यान समझना, देखो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ड्रग लिया था, ठीक है, ड्रग को हमने सॉल्वेंट के साथ मिलाया और इसके बाद हमने इसको यहाँ पे फिल्टर किया, ठीक है, तो हमारे पास अभी वही चीज दोबारा मिल गई बिना मतलब माइक्रोब से फ्री होकर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन मिला इसमें क्या क्या है, इसमें सॉल्वेंट है और ड्रग है। अब इसमें हम लोग एक एंटी सॉल्वेंट मिलाएंगे। देखो एंटी सॉल्वेंट क्या होता है कि ये हमारा सॉल्वेंट के अपोजिट नेचर का होता है। तो ये समझ लो ऐसा होता है कि जैसे इसको सॉल्वेंट और एंटी सॉल्वेंट को हम लोग मिक्स करेंगे तो जो भी हमारा ड्रग पार्टिकल है, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जैसे कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे दोबारा से फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर करने के बाद जो क्रिस्टलाइन ड्रग है वो अलग हो जाएगी और उसको हम लोग यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ड्राई कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाता है स्टेराइल रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेकंड लायोफिलाइजेशन के बारे में, तो अब इसमें देखो क्या करते हैं, देखो अगर हम लोग सिंपली समझे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे फ्रीज कर लेते हैं और फ्रीज करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसको हम लोग यहाँ पे इवेपोरेट कर देते हैं। मतलब अगर हम लोग सिंपली इसका फंडा समझे तो ये हमारा मान लो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हमने मिक्स किया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाया। अब इस सोल्यूशन को क्या होगा, इस सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे फ्रीज कर देंगे, ठीक है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम लोग यहाँ पे इसको फ्रीज कर देंगे। और फ्रीज करने के बाद क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा सॉल्वेंट है इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे इवेपोरेट, ठीक है। तो इवेपोरेट मतलब कि वो हमारा यहाँ पे कह सकते हो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा यहाँ पे हमारा सॉल्यूट जो कि हमारा ड्राई पाउडर्स के फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि द ऑप्टेन, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टेराइल करते हैं, ठीक है, स्टेराइल करने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो फ्रीज ड्रायर में एसेप्टिकली लोड कर देते हैं। और उसके बाद जो सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसको मतलब भाई देखिए फ्रीज ड्रायर में जब हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फ्रीज करने के बाद हम लोग यहाँ पे वैक्यूम में क्या करेंगे, मतलब ड्राई कर लेंगे, यानी कि कह सकते हो उसको इवेपोरेट कर देंगे अपने जो भी हमारा सॉल्वेंट है और ड्रग पाउडर को हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। देखो ये लायोफिलाइजेशन बेसिकली हमें अलग से भी पढ़ना है। जैसे अगर आप लोग सिलेबस को देखो तो ये हमारा हो जाता है लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। बाकी अभी आप लोग यहाँ पे सिंपली समझो कुछ खास नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग इसको अलग से देख रहे हैं, जस्ट देखने ही जा रहे हैं। स्प्रे ड्राइंग की बात करें तो स्प्रे ड्राइंग में क्या होता है, इन दिस मेथड द ड्रग सॉल्यूशन, इसमें देखो इसमें हम लोग यहाँ पे एक ड्राई चैम्बर में ड्रग को स्प्रे कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही हॉट स्टीम के साथ इसको कांटेक्ट मिलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो यहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है और हमें यहाँ पे हमारा ड्राई ड्रग पाउडर दिखने को मिल जाता है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे स्टेराइल पाउडर्स। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स की। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हम लोगों ने देखा ही कि जो हमारे इन्फ्यूजन फ्लूइड्स होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। तो ये हमारे स्टेराइल सॉल्यूशन होते हैं, इनका वॉल्यूम हमारा 100 ml से ग्रेटर होता है और इसको हम लोग यहाँ पे आईवी इन्फ्यूजन फ्लूइड के थ्रू यहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं सप्लाई, ताकि हमारा यहाँ पे बेसिकली जो है फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स और मेडिकेशन की सप्लाई के लिए। ऑब्जेक्टिव यानी इसका यूज क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे या तो इसका यूज जो है अपने बॉडी फ्लूइड्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए करते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन जैसे कि हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, इन सबको एडमिनिस्टर करने के लिए करते हैं। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो ग्लूकोज चढ़ने का क्या मतलब है, जिसकी बॉडी में यहाँ पे ग्लूकोज लेवल काफी कम हो जाता है, काफी कमजोरी आ जाती है, तो वहां पे ग्लूकोज को रिस्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है, तो उस दवा के लिए एज अ व्हीकल का काम भी हमारा ये इन्फ्यूजन फ्लूइड कर सकता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब भी यहाँ पे चढ़ रहा होता है ये, ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या होते हैं उसी फ्लूइड में यहाँ पे दवा को भी डाल देते हैं, तो दवा भी उसी के साथ चली जाती है, तो एज अ व्हीकल भी यहाँ पे काम कर जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसके कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट हमारे होते हैं, तो इसमें सबसे पहला हमारा जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, थेरेपेटिक एजेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा NaCl। अब भाई देखिए मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे NaCl हो सकता है, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन हो सकता है, लिंगर्स एसीटेट हो सकता है, अमीनो एसिड, फैट इमल्सन, तो ये सारे हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पे हो जाते हैं। व्हीकल्स की बात करें तो इसका इसमें हम लोग मेनली वाटर फॉर इंजेक्शन का यूज करते हैं, जो कि हमारा मोस्ट कॉमनली यूज व्हीकल होता है। और पायरोजन फ्री होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। एडिटिव्स में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बफर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स, इन सब का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यूज क्यों करना है वो सारी चीज आप लोग देख ही लेना, हम लोगों ने देखा ही। और प्रिजर्वेटिव्स का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, बार बार यहाँ पे ये चीज यहाँ पे मेंशन है। फैक्टर्स हम लोग देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। तो पीएच हमारा यूजुअली जो है फिजियोलॉजिकल पीएच के आसपास होता है, मतलब कि हमारी बॉडी पीएच के आसपास होगा, बॉडी फ्लूइड के पीएच के। सोल्यूशन हमारा आइसोटोनिक होना चाहिए, ठीक है, सिंगल डोज प्लास्टिक या फिर ग्लास बॉटल्स में पैक किए जा सकते हैं। और कंटेनर हमारे स्टेराइल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद यूजुअली इसको हम लोग यहाँ पे रबर क्लोजर या फिर जैसे देखो प्लास्टिक की जो भी मान लो प्लास्टिक का कंटेनर है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब उसको हम लोग यहाँ पे सील कर देते हैं,
सील कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे हीट का यूज करके उसको सील कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पन्नी वगैरह को बंद करना होता है तो क्या करते हैं, उसको हीट से थोड़ा सा ऐसे कर दें तो पन्नी आपस में से सील होके बंद हो जाती है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसमें भी हीट का यूज करके सील कर देते हैं, समझ रहे हो। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फॉर्मुलेशन ऑफ लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अब आप यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो स्टेराइल पाउडर है ना, तो यही होता है बेसिकली लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब हमारे स्टेराइल पाउडर से ही है। अब यहाँ पे लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट क्या मतलब है कि स्टेराइल पाउडर जो कि लायोफिलाइजेशन के थ्रू बनाया गया हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट। देखो लायोफिलाइजेशन एक प्रोसेस है और लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि लायोफिलाइजेशन का यूज करके बनाए गए हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारे वही स्टेराइल पाउडर होते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, वही चीजें कि रिकंस्टिट्यूट कर लेते हैं अपने सुटेबल सॉल्वेंट के साथ बिफोर इंजेक्शन एंड आर मेनली यूज्ड फॉर हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें पर्पज ऑफ लायोफिलाइजेशन, तो पर्पज इसका क्या होता है कि हमारी स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो जो है ड्राई पाउडर के फॉर्म में होती है। एक ड्राई पोरस केक बन जाता है जिसको हम लोग यहाँ पे क्विकली रिकंस्टिट्यूट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे इंश्योर होती है। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि हमारा वैक्सीन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, तो इन सबको ही मेनली हम लोग यहाँ पे ड्राई पाउडर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्रेडेशन से बच जाता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसमें हमारे कौन कौन से फॉर्मुलेशन कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहले हमारा एपीआई आता है जो कि हमारा मेन ड्रग होता है। तो ये हमारा एंटीबायोटिक हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं। और उसके बाद हमारा एडिटिव्स की बात करें तो एडिटिव्स में भी हमारे बल्किंग एजेंट आ जाते हैं, स्टेबलाइजर्स हो गया, बफर्स हो गया, टॉनिसिटी एडजस्टर हो गया, सिलेटिंग एजेंट हो गए। पता है ना आप लोग को ये सारी चीजें, क्या मैं बार बार एक्सप्लेन करूं। बल्किंग एजेंट मतलब कि जो हमारा वॉल्यूम बनाता है, बल्क बनाता है। स्टेबलाइजर मतलब जो स्टेबल करके रखता है। बफर मतलब कि जो पीएच बनाता है, पीएच एडजस्ट करके रखता है। टॉनिसिटी मतलब टॉनिसिटी एडजस्ट करेगा। चिलेटिंग एजेंट मतलब कि अगर कोई मेटल आयन है, अगर वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन वगैरह कॉज कर सकता है, तो वहां पे उसको कह सकते हो बाइंड करके प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन वगैरह को, डिग्रेडेशन को बचाता है ना। सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट हमारा मेनली जो है वाटर का इंजेक्शन होता है, मस्ट बी पायरोजन फ्री होना चाहिए। और स्टेजेस, अब अगर हम लोग देखें कि लायोफिलाइजेशन कैसे होती है, प्रोसेस क्या होता है, तो देखो सबसे पहले जो भी हमारा सॉल्यूशन है, इसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर यानी कि लगभग -40 से -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। तो फ्रीज करने पे क्या होता है कि हमारा जो वाटर होता है वो क्रिस्टलाइन हो जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारा सॉल्यूट से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, प्राइमरी ड्राइंग। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर लिया, तो अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही हाई वैक्यूम और लो टेम्परेचर पे क्या करेंगे, आइस को सब्लिमेट कर देंगे। देखो सॉलिड का जो है डायरेक्टली यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाना क्या होता है, सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आइस है डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जा रही है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लायोफिलाइजेशन में प्राइमरी ड्राइंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे 90% वाटर यहाँ पे रिमूव हो जाता है, और उसके बाद जो बचा कुचा वाटर होता है इसको हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी ड्राइंग में जो है रिमूव कर देते हैं। तो सेकेंडरी ड्राइंग में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर को ग्रेजुअली हम लोग यहाँ पे रेज करते हैं, और जिसकी वजह से जो भी बॉइंड मॉइस्चर है, ठीक है, वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाता है। और फाइनली हमारा मॉइस्चर कंटेंट 1% के भी नीचे रह जाता है, और हमें यहाँ पे हमारा ड्राई पाउडर देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंटेनर्स एंड क्लोजर्स की बात करें, तो यहाँ पे देखो जब हमने लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट यहाँ पे फाइनली बना लिया है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या होता है, या तो वायर्स वगैरह में पैक कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे वायर्स में पैक करेंगे, तो पैक करने के बाद हम लोग यहाँ पे रबर क्लोजर और फुली सील करने के लिए यहाँ पे अपना एल्यूमिनियम कैपिंग का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमें करना कब है, वैक्यूम के अंडर में करना है, ठीक है, और इनर्ट गैस आफ्टर द प्रोसेस। तो ये हमारा कंटेनर एंड क्लोजर्स हो जाते हैं। और एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में हमारा बेसिकली भाई देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक ड्राई पाउडर बना रहे हैं। तो ड्राई पाउडर क्या होता है भाई, सॉलिड डोजेज फॉर्म वैसे ही स्टेबल होती है, तो हमारी स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। लाइट वेट पाउडर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जो कि इजिली ट्रांसपोर्टेबल है। मतलब जैसे लिक्विड्स क्या होता है, लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना, इधर उधर जो कंटेनर है उसके ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं। थोड़ा सा प्लीज बैकग्राउंड को अवॉइड करिएगा। बहुत देर से मैंने ट्राई करी कि ये बंद हो जाए, बट ये बंद हो नहीं रहा है। तो अभी लेक्चर्स फ्लो में चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर रैपिड रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ना। जैसे ही हमें यूज करना हो, हम लोग यहाँ पे इस ड्राई पाउडर को अपने लिक्विड के साथ मिला लेते हैं। और आइडियल होता है हमारा हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो यहाँ पे देखो जो लायोफिलाइजेशन है थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें इक्विपमेंट्स भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज और ट्रेन पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ ड्रग हमारी यहाँ पे डीनेचर हो सकती है फ्रीजिंग या फिर ड्राइंग करते समय, तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा यहाँ पे जैसे ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन, ह्यूमन इंसुलिन इंजेक्शन, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख लेना। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कंटेनर्स एंड क्लोजर्स इन पैरेंटल्स के बारे में, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कंटेनर्स एंड क्लोजर सिलेक्शन। तो कंटेनर्स एंड क्लोजर्स का मतलब यही है कि जो हम लोग यहाँ पे अपना पेरेंटल प्रोटेक्शन बना रहे हैं उसको हम लोग फाइनली किस में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो भी कंटेनर्स एंड क्लोजर्स हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं स्टेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ठीक है, सबसे मेजर हम लोग यहाँ पे ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर्स का ही यूज करते हैं। तो ग्लास कंटेनर की बात करते हैं, हमारा मोस्ट ट्रेडिशनल और वाइडली यूज्ड मटेरियल, मतलब कि काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा है और आज के दिन में फर्स्ट चॉइस होती है पेरेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी, इनर्टनेस और इम्परमिएबिलिटी, मतलब कि पहली बात ये बहुत ही क्लियर होता है, ठीक है, इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता है, और इम्परमिएबल मतलब कि कोई भी बाहर से मान लो कोई रिएक्शन, कोई केमिकल वगैरह है तो वो इसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं आ सकता है। तो इस वजह से ग्लास कंटेनर हमारी फर्स्ट चॉइस हो जाती है। बस इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि थोड़ा सा ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो देखो इसके टाइप भी हमारे 2-3 टाइप होते हैं। पहला होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, तो ये बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट होता है। अब देखो ये जो कंटेनर्स एंड क्लोजर्स है इसको हम लोग यहाँ पे अपने 5th यूनिट में बहुत डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए आप लोग यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो टाइप 1 हमारा काफी कह सकते हो हाईली रेजिस्टेंट होता है और ऑल टाइप ऑफ पेरेंटल्स के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा ट्यूबिंग ग्लास हो गया, ठीक है। और टाइप 2 हमारा सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसकी इंटरनल सरफेस हमारी जो है सल्फर से ट्रीट होती है ताकि इसकी जो अल्कालिनिटी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सके, और इसको हम लोग यहाँ पे एसिडिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं। और सोडा लाइम ग्लास होता है तो ये हमारा मॉडरेट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। और ड्राई पाउडर और नॉन एक्वस प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्म्स की बात करें कि देखो जो हमारा ग्लास होता है इसको हम लोग किस फॉर्म में बना सकते हैं, तो भाई देखिए हमने देखा कि कंटेनर या तो हमारा एम्पूल्स के फॉर्म में होता है, या तो वायर्स के फॉर्म में होता है, या तो हमारे इन्फ्यूजन बॉटल्स के फॉर्म में होता है। सिंपल सी बात है। प्लास्टिक कंटेनर्स की बात करें तो प्लास्टिक कंटेनर्स हमारे जनरली पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड के फॉर्म में बने होते हैं, और ये हमारे लाइट वेट, अनब्रेकेबल और कंपैटिबल होते हैं मोस्ट ऑफ दी ड्रग्स के साथ। और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। मेनली देखो इन्फ्यूजन जो हमारे लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा ज्यादातर प्लास्टिक की बॉटल्स ही यूज होती हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लीच प्रूफ होना चाहिए। जैसे जो भी प्लास्टिक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक का जो प्लास्टिक के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं वो यहाँ पे रिलीज नहीं होने चाहिए हमारे फॉर्मुलेशन में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कंटेनर्स एंड। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्लोजर्स की, तो भाई देखिए क्लोजर्स का मतलब क्या हो गया कि जब हमने यहाँ पे बना लिया तो उसको हमें बंद भी तो करना है। तो क्लोजर मतलब कह सकते हो जो कैप होता है, जो उसका ढक्कन होता है। तो क्लोजर्स हमारा होता है सील करने के लिए कंटेनर्स को और उनको कंटामिनेशन से बचाने के लिए। और ये क्लोजर्स भी हमारी स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। तो क्लोजर मतलब बहुत अच्छे से क्लोज करके रखना चाहिए। तो देखिए क्लोजर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रबर क्लोजर। तो रबर क्लोजर मतलब देखो जो हमारे वायर्स होते हैं, तो वायर्स में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक रबर की कवरिंग होती है। तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि वायर्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रबर कोर रखते हैं, और रबर के ऊपर हम लोग एक एल्यूमिनियम की कैप लगाते हैं ताकि वो फाइनली सील हो जाए। तो रबर की बात करें तो ये मेनली हमारा ब्यूटाइल, ब्रोमो ब्यूटाइल या फिर सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारा इलास्टिक नेचर का होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, रेजिस्टेंट होना चाहिए केमिकल्स के साथ, मतलब कि ऐसा ना हो कि केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर जाए। शुड विद स्टैंड रिपीटेड नीडल पंक्चर्स। अब यहाँ पे ध्यान समझना, जैसे वायर्स क्या होता है, मल्टी डोज प्रिपरेशन होती है, मतलब उनका यूज हम लोग यहाँ पे एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार में करते हैं। तो मल्टी डोज के लिए क्या होता है, हम लोग जो है रबर को निकालते नहीं है। आप समझो वायर्स में जब इंजेक्शन को हमें फिल करना होता है तो रबर को निकाल के नहीं फिल करते हैं, बल्कि उसी रबर के अंदर ही हम लोग इंजेक्शन को डालते हैं। तो ये रबर जो है क्या होना चाहिए, रबर ऐसा होना चाहिए कि मल्टीपल पंक्चर्स के बाद भी वो दोबारा से रिस्टोर हो जाए, ऐसे समझो। रबर की यही तो प्रॉपर्टी है। अब जैसे ये मान लो रबर है, ठीक है, ये हमारा रबर है। अब मान लो ये हमारी पेन है, जैसे अब ये तो थोड़ा ब्लैक कलर है तो आप लोग को पता चल जाएगा, लेकिन मान लो अगर ये नीडल होती बिल्कुल, ठीक है, नीडल मैंने ढूंढी मिल नहीं रही थी, बट आप समझो, मान लो ये नीडल होती, तो जैसे मैंने यहाँ पे पंचर किया, ठीक है, मैंने इसके अंदर इस नीडल को, इस पेन को ऐसे देखिए इसके अंदर डाला, ठीक है। अब जैसे ही डालने के बाद यहाँ पे पेन मैंने निकाली तो भी क्या हुआ, देखो ये वापस से रिस्टोर हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे आप लोग को ये ब्लैक कलर की थी इसलिए थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, वरना रबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ही आपने पंचर भी किया तो ये वापस से जो है कह सकते हो जो है चिपक जाएगा, है ना, वापस से फिल कर लेगा अपने पोर को। तो देखो ये तो चलो एक मतलब रबर है, ठीक है, जनरल यूज वाला, लेकिन जिस रबर का यूज हम लोग यहाँ पे क्लोजर्स में करते हैं वो हमारा बिल्कुल इसी नेचर का होता है कि उसमें हम लोग इंजेक्शन को डालते तो हैं, लेकिन जैसे इंजेक्शन को निकालेंगे वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है ना। वो ऐसा नहीं कि इंजेक्शन हमने डाला तो उसके अंदर कोई होल हो गया, कोई पोर हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अपना कह सकते हो एक कोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं।
और एल्यूमिनियम सील की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो रबर है उस रबर के ऊपर फाइनली हम लोग क्या करते हैं, एक एल्यूमिनियम की सील का यूज करते हैं जो कि उसको प्रॉपर पैक करके रखती है। यूजुअली हैव अ कलर्ड फ्लिप ऑफ डिस्क फॉर इजी एक्सेस ड्यूरिंग इंजेक्शन। और यहाँ पे देखो इसमें मतलब एल्यूमिनियम की सील ऐसी होती है कि उसमें एक ऐसा लगा होता है जिसको हम लोग यहाँ पे पकड़ के उसको निकाल सकते हैं, फ्लिप ऑफ कर सकते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो ये टेम्पर एविडेंस भी प्रोवाइड करता है। टेम्पर एविडेंस क्या होता है? टेम्पर एविडेंस का मतलब होता है कि उसको खोला नहीं गया है। तो आप ये समझो जब तक एल्यूमिनियम की सील को हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ पे उस सोल्यूशन को यूज नहीं कर सकते। तो आप ये समझो कि अगर वो एल्यूमिनियम की सील हमें दिख रही है तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है, ये एविडेंस हमें मिल जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको पहले यूज नहीं किया गया है। तो ये भी हमारा इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो भी हमारा मतलब क्लोजर है, ठीक है, वो यहाँ पे एडजॉर्ब या फिर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए ड्रग को। एडजॉर्ब मतलब कि हमारा ड्रग उसके ऊपर चिपकने नहीं चाहिए, और एब्जॉर्ब मतलब कि उसके अंदर भी नहीं जाने चाहिए। और मान लो जो भी रबर या फिर हमारा एल्यूमिनियम कैप है वो अपना केमिकल भी ना रिलीज करे, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद एयर टाइटनेस को मेंटेन करके रखना चाहिए, माइक्रोबियल बैरियर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन मेथड को विदस्टैंड करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने जब फाइनली दवा बना ली तो हम लोग इसको स्टरलाइज भी करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी मतलब ऐसा ना हो कि स्टरलाइज करते समय वही खराब हो जाए। और उसके बाद मस्ट अलाउ इजी विड्रॉल ऑफ कंटेंट एंड रिलीजिंग, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ है कि अगर मल्टीपल डोज है तो हम लोग इजिली उसको निकाल सकें। और मस्ट बी केमिकली इनर्ट, नॉन टॉक्सिक और कंपैटिबल होना चाहिए फॉर्मुलेशन के साथ। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ। देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपने फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ एम्पूल्स, वायर्स एंड इन्फ्यूजन फ्लूइड्स। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ एम्पूल्स के बारे में। तो एम्पूल्स आपको पता है क्या होता है? एम्पूल्स हमारे सिंगल डोज प्रिपरेशन होती है, ठीक है। तो अब ये एम्पूल्स मतलब इनको हमें जब हम लोग यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं, जैसे हमने इसमें जब दवा फिल कर दी तो हमें इसको बंद भी तो करना होता है। लेकिन आप देखो एम्पूल्स में कोई कवर नहीं होता है, कोई ऐसा कैप नहीं होता है बंद करने के लिए, बल्कि वो ऐसा सील ही रहता है, ठीक है। तो वो मतलब उसी जैसे एम्पूल ग्लास का बना होता है, और वो ग्लास ऐसे क्या होता है, ग्लास पूरा सील होता है, मतलब पूरा एक ही ग्लास होता है। उसको खोलने के लिए क्या करना होगा, उसको खोलने के लिए हम लोग उसको तोड़ते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जब इंजेक्शन लगाना होता है एम्पूल से तो एम्पूल्स को ऐसे तोड़ते हैं, है ना, उसको ब्रेक करते हैं। ऐसा उसके ऊपर कोई कैप नहीं लगा होता है। तो कैसे उसको बंद किया जाता है, तो वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एम्पूल्स हमारे स्मॉल सील्ड ग्लास कंटेनर होते हैं। इसका यूज हम लोग यहाँ पे सिंगल डोज इंजेक्शन में करते हैं, और इनका प्रेफर हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये एयर टाइट होते हैं, टेम्पर प्रूफ होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं। देखो सिंपल सी बात है भाई, वो बिल्कुल बंद होता है, उसमें कोई कैप वगैरह भी नहीं लगा है, तो बिल्कुल एयर टाइट हो गया। एक बार जब वो बंद हो गया तो उसमें कोई भी मतलब बाहर से कुछ भी अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। टेम्पर प्रूफ यानी जब तक हम लोग एम्पूल्स को तोड़ेंगे नहीं तब तक दवा बाहर आएगी नहीं। तो हमें ये भी है कि हमारा दवा यूज नहीं हुई है, टेम्पर प्रूफ भी हो जाता है। और केमिकली इनर्ट होता ही है क्योंकि ग्लास का बना होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसको बनाने में और इसको सील करने में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एम्पूल्स को वॉश करते हैं अपने डिटर्जेंट या फिर प्योरीफाइड वाटर के साथ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हॉट एयर ओवन या फिर उसको स्टरलाइज करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें माइक्रोब्स वगैरह बिल्कुल फ्री हो जाए। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फिलिंग करते हैं। तो फिलिंग भी हम लोग यहाँ पे एसेप्टिक एरिया के अंदर करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे हमारा एक ऑटोमेटिक एम्पूल फिलिंग मशीन होता है, उसी के अंदर उसी से हम लोग यहाँ पे दवा को फिल करते हैं। तो फिलिंग के दो मेथड हो सकते हैं, एक होता है टिप फिलिंग मेथड। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी एम्पूल्स है, देखो एम्पूल मतलब थोड़ा समझो कि ऐसा दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, ठीक है, ऐसा टाइप का दिखता है हमारा एम्पूल थोड़ा हो। तो ये एम्पूल स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बाद में सील होने के बाद हुआ है। स्टार्टिंग में एम्पूल हमारा ऐसा होता है, इसकी जो नेक होती है ये हमारी ओपन होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे इसकी नेक ओपन होती है। तो ये जो नेक ओपन होती है इसकी, तो इसी नेक से हमारा फिल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले देखो एक होता है टिप फिलिंग मेथड। टिप फिलिंग मेथड में क्या होता है कि पहले हमने सैंपल को फिल किया और फिल करने के बाद हमने यहाँ पे इसको सील किया। सील कैसे करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, बट आप लोग समझो कि टिप फिलिंग का मतलब पहले हम लोग फिल करेंगे बाद में सील करेंगे। और ब्लो फिल सील का मेथड होता है कि इसमें फिलिंग और सीलिंग दोनों यहाँ पे एक साथ ही होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस सिस्टम होता है, तो मतलब कुछ जगह देखने को मिलता है। और बाकी इसमें फिलिंग एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जितना वॉल्यूम है, ठीक है, तो सेम वॉल्यूम यहाँ पे सभी एम्पूल्स में फिल हो। 1 प्लस माइनस 1% का डेविएशन हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सीलिंग की बात करें तो सीलिंग देखो कैसे होती है। इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग एम्पूल्स आर सील्ड बाय मेल्टिंग द नेक यूजिंग अ गैस ऑक्सीजन फ्लेम। अब यहाँ पे ध्यान समझना, देखो जैसे ये है, मान लो एम्पूल से, ठीक है, अब ये यहाँ पे फिल हो गया। अब फिल करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक फ्लेम होता है, जैसे आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा। तो इसी फ्लेम से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे हीट करते हैं। तो हीट होने की वजह से क्या होता है, हीट होने की वजह से ये अपने आप ही ऐसे
कह सकते हो बंद होने लगता है, ठीक है, मतलब इसकी जो नेक है वो अपने आप यहाँ पे बंद होने लगती है। तो ये हो जाता है सीलिंग। अब सीलिंग दो तरीके से हो सकती है, एक एक या तो हम यहाँ पे क्या करें, या तो हम यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे नेक सीलिंग करते हैं, मतलब कि टिप सील। टिप सील का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाली टिप है इसको पूरा ही हमने हीट करके सील कर दिया। और एक होता है पुल सील। देखो पुल सील में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान समझना। पुल सील में हम लोग यहाँ पे नहीं बल्कि कह सकते हो नेक एरिया के पास, मतलब कह सकते हो इसकी जो गर्दन होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग हीट को अप्लाई करते हैं। और जब यहाँ पे हम लोग हीट को अप्लाई करते हैं तो करते क्या है कि जैसे हीट को हम लोग अप्लाई किया तो ग्लास थोड़ा सा मेल्ट होता है। तो मेल्ट होने के बाद क्या होता है, ग्लास को हम लोग ऐसे खींचते हैं। और जब खींचते हैं तो खींचते खींचते क्या होता है कि खींचते खींचते जैसे मान लो ये ओपन है, ठीक है, तो ये खींचते खींचते यहाँ पे क्या होता है, ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे फिर हम लोग इसको अलग कर लेते हैं और यहाँ पे अपने आप ही सील हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं नेक सील। नेक सील में क्या होता है, हमने इसको जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, तो इस पेन को हमने मेल्ट किया, फिर इसको ऐसे पकड़ के खींचा। तो जब पकड़ के खींचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि खींचने के बाद ये अपने आप ही ऐसे सील हो जाएगी, है ना, आगे चल के। और टिप सील का मतलब क्या होगा कि हमने इसी जगह पे इसको बिल्कुल इसके टिप के पास हीट करके इसको ऐसे बंद कर दिया। तो ये हो जाता है टिप सील और दूसरा हो जाता है नेक सील, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ के होगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ वायल्स के बारे में, तो वायल्स हमारे क्या होते हैं, वायल्स हमारे मल्टी डोज कंटेनर होते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे रबर स्टॉपर और एल्यूमिनियम कैप के साथ सील करते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने एम्प्टी वायल को वॉश करते हैं डिटर्जेंट के साथ, प्योरीफाइड वाटर के साथ, वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्राई हीट ओवन में इसको स्टरलाइज करते हैं। रबर क्लोजर्स एंड एल्यूमिनियम कैप यहाँ पे हमारे सेपरेटली स्टरलाइज किए जाते हैं। देखो वायल्स में क्या होता है, वायल्स में नीचे हमारा वायल होता है और ऊपर हमारा उसका क्लोजर होता है, तो दोनों को अलग अलग हम लोग यहाँ पे स्टरलाइज करते हैं। फिलिंग की बात करें तो वायल्स में हम लोग क्या करते हैं, वायल्स हम लोग सबसे पहली बात लैमिनार एयर फ्लो के अंडर में फिलिंग करते हैं। ऑटोमेटिक वायल फिलिंग मशीन का यूज कर सकते हैं अपनी एक्यूरेट फिलिंग के लिए। और फिलिंग मेथड में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं या फिर जो है स्टेराइल पाउडर को भी फिल कर सकते हैं। तो भाई देखिए दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि डायरेक्टली हमारा सोल्यूशन तैयार है ड्रग और हमारे व्हीकल का, और एक क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे पहले पाउडर बनाते हैं, बाद में उसको रिकंस्टिट्यूट करते हैं। तो पाउडर की भी फिलिंग कर सकते हैं, सोल्यूशन की भी फिलिंग कर सकते हैं। पार्शियल स्टॉपरिंग, देखो अब यहाँ पे जो क्लोजिंग होती है वो दो स्टेप में होती है। पहले हम लोग यहाँ पे रबर लगाते हैं, ठीक है, मतलब रबर को पहले हमने लगाया और रबर लगाने के बाद हमने उसको स्टरलाइज किया, ठीक है, या फिर लायोफिलाइज कर दिया। और जब यहाँ पे फाइनली रबर अच्छे से सील हो गया तो हम लोग यहाँ पे फाइनली क्या करते हैं, फाइनल सीलिंग। तो इसमें हम लोग यहाँ पे रबर्स यहाँ पे जो है कह सकते हो जो भी हमारी एल्यूमिनियम की कैप है उसको यहाँ पे प्रॉपरली सील कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर टाइटनेस और टेम्पर एविडेंस यहाँ पे इंश्योर हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ वायल्स। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ इन्फ्यूजन फ्लूइड्स के बारे में। तो इन्फ्यूजन फ्लूइड्स मतलब हमारे लार्ज वॉल्यूम स्टेराइल प्रिपरेशन होती हैं और इसका यूज हम लोग यहाँ पे वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं, ठीक है, दोबारा क्या ही देखें। स्टेप्स इन्वॉल्व की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो कंटेनर्स को हम लोग यहाँ पे वॉश करते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ जो है धुलते हैं, ठीक है, और सभी ऑपरेशन हमारे एसेप्टिक एरिया में होते हैं। फिलिंग की बात करें तो फिलिंग हमारी ऑटोमेटिकली यूजिंग वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग मशीन, मतलब ऑटोमेटिक मशीन होती हैं, उनके साथ हम लोग उसका यूज करके फिलिंग कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को हम अच्छा देखिए फिलिंग हम लोग हॉट या कोल्ड दोनों कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर हमारा हीट स्टेबल है तो हॉट फिलिंग कर सकते हैं, हीट लेवल है तो हम लोग क्लोज फिलिंग कर सकते हैं। और फिलिंग एरिया हमारा जो है कह सकते हो लेमिनार एयर फ्लो के अंडर में ही होता है। सीलिंग की बात करें तो जब हमारा यहाँ पे सील हो गया तो देखिए यहाँ पे चूंकि हमारा प्लास्टिक है तो दो तरीके की सीलिंग होती है। एक कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कैप्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, रबर क्लोजर्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। और एक हमारा होता है कि हम लोग यहाँ पे इसको सील कर देते हैं, जैसे एक हम लोग एम्पूल टाइप की सीलिंग भी कर सकते हैं, एक हम लोग वायल टाइप की सीलिंग भी कर सकते हैं। वायल वाली सीलिंग में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रबर लगाएंगे, फिर यहाँ पे अपना एल्यूमिनियम कैप लगाएंगे। और एम्पूल सीलिंग में क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली बंद कर देते हैं, प्लास्टिक को सील कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दो तरीके से इसकी सीलिंग हो जाती है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे फाइनली हम लोग यहाँ पे अपने आ चुके हैं लास्ट टॉपिक पे पेरेंटल प्रिपरेशंस के, जो कि हमारा हो जाता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल, ठीक है। तो ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद आप लोग का पेरेंटल प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे जब हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो चीज बनी है उसकी क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है कि नहीं है। तो क्वालिटी अच्छी होने का मतलब क्या है कि उसमें बिल्कुल भी माइक्रोब ना हो, उसमें जितना कह सकते हो ड्रग मेंशन है उतनी ड्रग हो, उसके अंदर लीकेज ना हो, ठीक है, वो क्लियर हो, उसका पीएच बिल्कुल स्टेबल हो। तो यही सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। तो इसके लिए हमारे कुछ टेस्ट आ जाते हैं। सबसे पहला आता है स्टेरिलिटी टेस्ट। तो देखो स्टेरिलिटी टेस्ट मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें कोई भी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। वायबल मतलब जिंदा, ठीक है, उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। तो इसके हमारे दो मेथड होते हैं। पहला होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, दूसरा होता है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। देखो बहुत ही सिंपल है।
मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे एक फिल्टर होता है हमारे पास जो कि 0.4 माइक्रोमीटर का फिल्टर होता है, तो इस फिल्टर से अपने प्रोडक्ट को पास करेंगे। पास करने के बाद क्या होगा, ये जो फिल्टर है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो चेक करेंगे। अगर इस फिल्टर में कोई भी बैक्टीरिया हमें दिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट था उसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। और अगर ये फिल्टर यहाँ पे बिल्कुल भी कह सकते हो कंटामिनेशन फ्री रहा, तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे ये कैसे पता लगाएंगे कि इसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग यहाँ पे कल्चर मीडिया के अंदर डाल देंगे। तो कल्चर मीडिया के अंदर जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको डालेंगे, तो अगर कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पे इसके अंदर रहा होगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहा होगा, तो वो यहाँ पे ग्रो होने लगेगा। तो अगर ग्रोथ हुई, इसका मतलब बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। अगर कोई ग्रोथ नहीं हुई, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। और दूसरा हमारा डायरेक्ट इनॉकुलेशन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा सैंपल है, ठीक है, तो इस सैंपल का हम लोग थोड़ा सा हिस्सा लेंगे, ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट लेंगे, और इस छोटे से अमाउंट को डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, हाँ, डायरेक्टली हमारे स्टेराइल कल्चर मीडिया में डाल देंगे, ठीक है। मतलब एक स्टेराइल कल्चर मीडिया होता है, इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सैंपल को डाल देंगे, और डालने के बाद क्या देखेंगे, कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है, इसका मतलब कि हमारे सैंपल में बैक्टीरिया है, और अगर नहीं हो रही, इसका मतलब सैंपल हमारा माइक्रो फ्री है। तो मीडियम की बात करें तो देखो, ये जो हम लोग स्टेराइल कल्चर मीडिया है, तो कौन कौन सा मीडियम हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हमारा बेसिकली फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम या फिर सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट मीडियम, इन सब का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और इंक्यूबेशन तो लगभग हम लोग यहाँ पे 14 दिन तक यहाँ पे कह सकते हो स्टोर करके रखते हैं, तब हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। और एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, कि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, तभी यहाँ पे ये टेस्ट पास होगा। अगर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, इसका मतलब ये टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे स्टेराइल नहीं है। दूसरा हमारा हो जाता है पायरोजन टेस्ट। तो देखो, पायरोजन का मतलब होता है हमारे ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारा फीवर कॉज करते हैं। तो बेसिकली हमारे बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन होते हैं, मतलब ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो यही हमारा बेसिकली फीवर वगैरह कॉज करता है, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा सैंपल तैयार हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे हेल्दी रैबिट्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इंजेक्ट करने के बाद उनके बॉडी टेम्परेचर में कोई भी राइज हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर पायरोजन्स प्रेजेंट थे, और अगर नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं है। अब दूसरा हमारा इसके अंदर लाल टेस्ट आ जाता है। तो देखो, लाल का फुल फॉर्म होता है लाइमुलस अमीबोसाइट लाइसेट। थोड़ा समझना, एक हमारा केकड़ा होता है, ठीक है, हॉर्सशू क्रैब होता है, एक टाइप का केकड़ा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइमुलस पॉलीफेमस, ठीक है। तो ये हमारा एक टाइप का हॉर्सशू क्रैब होता है, ठीक है। तो इसका जो ब्लड होता है ना, इसके ब्लड में हमारे प्रेजेंट होते हैं लाइसेट। लाइसेट का मतलब होता है, कह सकते हो मतलब डेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, डेड आरबीसीज होती हैं। तो इसके ब्लड से हम लोग यहाँ पे लाइसेट को निकालते हैं, और लाइसेट को फिर हम लोग क्या करते हैं, लाइसेट को फिर हम लोग यहाँ पे अपना मतलब कह सकते हो एक मीडियम में डालते हैं, और उसी मीडियम में हम लोग यहाँ पे अपना जो हमारी दवा है उसको भी डाल देते हैं। तो अगर देखो, अगर ये जो हमारा लाइसेट है, ठीक है, अगर ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारा एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है, क्योंकि एंडोटॉक्सिन कॉजेज जेल फॉर्मेशन और टर्बिडिटी। तो अगर टर्बिडिटी या फिर जेल फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है, अगर नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं है। तो ये हमारा बहुत ही प्रिफर्ड मेथड होता है मॉडर्न क्यूसी में, क्योंकि देखो ये इन मेट्रो है, मतलब इसमें एनिमल्स के अंदर टेस्टिंग नहीं होती है ना, तो काफी सेंसिटिव होता है, एनिमल फ्री होता है। क्लैरिटी टेस्टिंग की बात करें तो क्लैरिटी मतलब कि हम लोग देखते हैं कि जो सोल्यूशन है वो हमारा क्लियर है कि नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पे खुद ही कर लेते हैं, मतलब इसको हम लोग विजुअली इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि हमारा कोई भी सोल्यूशन में कोई भी मतलब ऐसा कह सकते हो कंटामिनेशन तो नहीं है, प्रेसिपिटेशन तो नहीं है ना। क्योंकि देखो, ज्यादातर जो हमारा पैरेंटल प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे कलरलेस होते हैं, तो वो कलरलेस है कि नहीं है, ठीक है, क्लियर अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो वही चीज़ है कि प्रोडक्ट हमारा मस्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम प्रेसिपिटेट होना चाहिए। अब लीकेज टेस्टिंग की बात करें तो लीकेज मतलब कि जो हमारा क्लोजर है उसने अच्छे से इसको क्लोज करके रखा है कि नहीं रखा है, कहीं हमारा जो प्रोडक्ट है वो लीक ना हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे कलर डाई लेते हैं, मतलब समझ लो एक हम लोगों ने कलरफुल सोल्यूशन लिया, और उस कलरफुल सोल्यूशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो भी हमारा कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने पैक किया उसको डाल देंगे। अगर जो कंटेनर है, ठीक है, वो कलरलेस नेचर का होता है ज्यादातर, ठीक है, मतलब वो हमारा जो सोल्यूशन है वो कलरलेस होगा, तो अगर वो डाई है, ठीक है, जैसे ऐसे समझो कि ये हमारा डाई है, ठीक है, ये हमारा डाई है, और ये हमारी कलर या मान लो रेड कलर की है, ठीक है, रेड कलर की डाई है। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें अपना सैंपल डाल दिया, ठीक है, मतलब ये मान लो हमारा जो है वायल है, ठीक है, वायल हमने डाल दिया। अब अगर ये वायल डाला हमने और उसके बाद थोड़ी देर बाद निकालेंगे, अगर इस वायल के अंदर यहाँ पे हमें रेड कलर दिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अंदर थोड़ी बहुत लीकेज थी, तभी तो ये रेड कलर इसके अंदर घुस गया। और अगर ये वायल बिल्कुल सेफ रहा, बिल्कुल भी मतलब इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं देखने को मिला, इसका मतलब ये यहाँ पे
पूरी तरीके से लीक प्रूफ है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पीएच डिटर्मिनेशन की, तो इसके लिए हम लोग सिंपली एक पीएच मीटर का यूज करते हैं और यहाँ पे अपना पीएच डिटरमाइन कर लेते हैं। और फाइनली हम लोग बात करें लास्ट टेस्ट की, तो हमारा हो जाता है एसे ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब जो हमारी मेन दवा है, उस पेरेंटल प्रोडक्ट के अंदर जो हमारी मेन दवा है, तो वो जितना अमाउंट में मेंशन है उतनी अमाउंट में है कि नहीं है। जैसे देखो, एंश्योर द फॉर्मुलेशन कंटेन्स द लेबल्ड अमाउंट ऑफ, जैसे मान लो 10 mg की दवा मेंशन है, तो क्या 10 mg दवा उसके अंदर है कि नहीं है। अगर उससे कम या ज्यादा हुई तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोडक्ट में क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से नहीं हुआ है। तो वही चीजें कि इसमें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो एपीआई है वो सभी में यूनिफॉर्म अमाउंट में है कि नहीं। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट पेरेंटल प्रोडक्ट्स। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में। ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में, तो ये सिंपली हमारी वो प्रिपरेशंस होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे अपनी आई के अंदर यूज करते हैं। यानी जो हमारे आई ड्रॉप्स हो गए, आई लोशंस हो गए, जितने भी टाइप की हमारी आई में यूज करने वाली, हमारी आंखों में यूज करने वाली जितनी भी दवाएं होती हैं, वो सारी हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर आ जाती हैं। तो देखिए, ये हमारी एक स्पेशलाइज्ड मेडिसिन होती है जो कि हमारी अप्लाइड टॉपिकली, देखिए टॉपिकली का मतलब यहाँ पे हमारे आंख से है, यानी कि आंखों की सरफेस पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, या फिर इंट्राऑक्यूलरली। इंट्राऑक्यूलर का मतलब होता है कि आंखों के अंदर, ठीक है, मतलब कि जो हमारा आई लेंस होता है, ठीक है, आई बॉल होती है, उसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, या फिर प्री ऑक्यूलर, तो जो है, या फिर हम लोग यहाँ पे आई बॉल की जो है कह सकते हो एक सरफेस, मतलब निचली सतह पे अप्लाई कर रहे हैं। तो उन सभी जगह अगर, मतलब आप इतना समझिए कि हम लोग यहाँ पे अगर आंखों में अपनी जो है आई के अंदर टॉपिकली, इंट्राऑक्यूलरली या प्रीऑक्यूलरली कहीं भी जो है यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे आई डिवाइसेज भी आते हैं, यानी कि कह सकते हो जो हमारे ग्लासेज होते हैं वो भी हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर आ जाते हैं। आई मेडिकेशंस टिपिकली केम एज सोल्यूशन, लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स विद न्यूअर फॉर्म। तो देखिए, वैसे तो हमारी जो आई मेडिकेशंस है वो हमारे सोल्यूशन, लोशन, ऑइंटमेंट के फॉर्म से होती हैं, लेकिन आज के दिन में जो है कुछ न्यूअर फॉर्म जैसे कि जेल, आई इंसर्ट्स, ठीक है, इंट्रावेट्रियल इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स, ये सारे भी हमारे यहाँ पे कुछ न्यूअर प्रिपरेशन यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलती हैं। बाकी जनरली जो मोस्ट कॉमन है वो हमारा आई सोल्यूशन हो गया, आई लोशन हो गया, आई ऑइंटमेंट हो गया। अब इसके देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एडवांटेजेस के बारे में, तो एडवांटेजेस देखिए हमारे यहाँ पे जैसे कि जो है नर्सेज हमारे इनको बहुत ही इजीली एडमिनिस्टर कर सकती हैं, और जो पेशेंट है वो खुद भी इसको यहाँ पे इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। जैसे जो आई ड्रॉप्स होती हैं वो पेशेंट खुद से भी यहाँ पे यूज कर पाते हैं, है ना। उसके लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है कि कोई जो चाहिए उनको। हालांकि कुछ लोग इतना एक्सपर्ट नहीं होते, उनके लिए थोड़ा थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। ड्रॉप मतलब काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। दे आर क्विकली अब्जॉर्ब फॉर फास्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्विकली अब्जॉर्ब हो जाती है, और उसके बाद देखिए इसके अंदर बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, और काफ़ी लॉन्ग शेल्फ लाइफ हो जाती है, और बेटर पेशेंट एडियरेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इसके लिए एडवांटेज हो जाती है। डिसएडवांटेज की बात करो तो देखिए, ये हमारी आई के सरफेस पर जो है स्टे कर सकती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आई ड्रॉप डाला, अब अगर इसकी विस्कोसिटी कुछ ज़्यादा हो गई तो हो सकता है वो आई के सरफेस पे कुछ ज़्यादा देर तक स्टिक कर जाए, है ना, और हो सकता है थोड़ा सा मतलब कि इरिटेशन वगैरह कॉज करे। और इसमें बायो अवेलेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं होती है, मतलब ज़्यादा जो ड्रग होती है, ज़्यादातर ड्रग जो है वो बहुत कम ड्रग है, मतलब ब्लड में पहुंच पाती है। बाकी द डिजॉल्व मेडिकेशन इज अनस्टेबल एंड रिक्वायर्स अ प्रिजर्वेटिव। और देखिए जो डिजॉल्व मेडिकेशन होती है वो जनरली यहाँ पे थोड़ा अनस्टेबल होती है, उसके लिए यहाँ पे जो है प्रिजर्वेटिव की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ फॉर्मुलेशन कंसाइड्रेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आई ड्रॉप्स होते हैं वो बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन होता है, तो उनकी क्लैरिटी हमारी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है। तो देखिए, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस मस्ट बी क्लियर एंड क्लीन। तो ऑप्थेल्मिक जो प्रिपरेशंस होते हैं वो बहुत ही क्लियर और क्लीन होने चाहिए। यूज रिंस टूल्स फॉर फिल्ट्रेशन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे अपने टूल्स यूज करते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए, जो जिनको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिंस मतलब पहले धुल के रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारे कंटामिनेशन से हम लोग यहाँ पे बचा सकें। तो हम लोग यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा जो सोल्यूशन बहुत ही क्लियर हो। बाकी देखिए, मेक क्लियर सोल्यूशन इन क्लीन एरियाज विथ लैमिनार फ्लो हुड्स। यानी कि देखिए बेसिकली यहाँ पे अगर हमें एक बहुत अच्छा क्लियर सोल्यूशन बनाना है तो इसको हम लोग यहाँ पे अपने लैमिनार फ्लो इक्विपमेंट्स के अंदर जो है क्लीन एरिया, यानी कि जो भी हमारे एसेप्टिक एरिया होते हैं उसी के अंदर बनाते हैं। देखिए पैरेंटल के बाद ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस भी हमारी ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिनको हमें बहुत ही स्टेराइल बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसको भी हमें बहुत ही क्लीन एरिया में लैमिनार फ्लो हुड्स यानी लैमिनार फ्लो इक्विपमेंट्स के अंडर में, ठीक है, और नॉन शेडिंग क्लॉथ्स। तो हमारे कुछ ऐसे क्लॉथ्स होते हैं जैसे कि हमारे फार्मासिस्ट जो है इनको बनाते वक्त वेयर करते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस टाइप के क्लॉथ्स यहाँ पे वेयर किए जाते हैं।
बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो हमारा क्लैरिटी और स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, वो हमारी ऑप्शन जो है फिल्ट्रेशन के दौरान यहाँ पे अचीव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ फिल्ट्रेशन करके हम लोग यहाँ क्या करते हैं भाई, फिल्ट्रेशन में हमारा क्लैरिटी भी हमें मिल जाती है और स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं और जो भी कह सकते हो इम्प्योरिटी होती हैं वो दोनों चीज़ें यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं फिल्टर में। इफ़ पोलाइमर्स आर यूज्ड एड अ पॉलिशिंग फिल्टर स्टेप बिफोर फाइनल फिल्ट्रेशन। तो एक हमारा पॉलिशिंग फिल्टर स्टेप होता है, मतलब एक हमारी इक्विपमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं ताकि अगर हम लोगों ने पोलाइमर यूज़ किया है, ठीक है, फाइनल फिल्ट्रेशन से पहले। और उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें स्टेबिलिटी के बारे में, तो देखिए जो ड्रग की स्टेबिलिटी होती है तो आई मेडिकेशंस में, तो देखिए ड्रग स्टेबिलिटी इन आई मेडिकेशंस रिलाइज ऑन ड्रग्स प्रॉपर्टीज। तो देखिए ये किस पे डिपेंड करती है, ड्रग की प्रॉपर्टी पे, पीएच पे, प्रिपरेशन मेथड पे, एडिटिव्स पे, पैकेजिंग पे, इन सभी पे इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे डिपेंड करती है। भाई कुछ भी गड़बड़ होगा तो हमारी ड्रग अनस्टेबल हो जाएगी। अचीविंग ऑप्टिमल स्टेबिलिटी ऑफन इन्वॉल्व्स ट्रेड ऑफ्स एंड पीएच इज क्रूशियल फॉर लॉन्गेविटी। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड ऑफ्स का मतलब कि यहाँ पे बैलेंसिंग से मतलब होता है, ठीक है, कि हमें चीज़ों को बहुत ही बैलेंस करके बहुत ही मतलब जितना रिक्वायर्ड उतने अमाउंट में रखना होता है, ठीक है, और पीएच को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो हमारा लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे उनकी शेल्फ लाइफ हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सके। ऑक्सीजन सेंसिटिविटी कैन बी मैनेज्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स और स्पेशल पैकेजिंग। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की सेंसिटिविटी है तो उसमें हम लोग यहाँ पे मान लीजिए अगर ऑक्सीडेशन वगैरह हो सकता है तो उसके लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए कंपनीज हमारी कुछ स्टडी टेस्ट को ऑलरेडी कंडक्ट करा के रखती हैं, ठीक है, फॉर इफेक्टिवनेस अंटिल एक्सपायरेशन, चेकिंग बोथ केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी। तो कंपनीज हमारी ऑलरेडी जो है जो भी हमारे स्टडी टेस्टिंग होती है उनके थ्रू हमारे चेक करती है, जिसको हम लोग यहाँ पे अभी आगे देखेंगे। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बफर एंड पीएच की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारा जो ऑप्थेल्मिक प्रोफेशन, ठीक है, तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन शुड हैव अ पीएच ऑफ 7.4। तो देखिए जो हमारा टीयर मतलब जो हमारे आंखों के पास जो भी फ्लूइड होते हैं, ठीक है, जैसे वो आंसू वगैरह बोलते हो, तो उसका पीएच यहाँ पे 7.54 होता है। तो जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है उनका पीएच भी इतना ही होना चाहिए। हालांकि देखो एक बात ये भी है कि इतना पीएच हर बार मेंटेन कर पाना थोड़ा रेयर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ज़्यादातर आई केयर इंग्रेडिएंट होते हैं वो हमारे या तो वीक बेस सॉल्ट होते हैं, ठीक है, या फिर स्टेबल होते हैं एसिडिक कंडीशंस में। अब देखिए 7.4 आप लोग को पता है बेसिक पीएच हो गया है ना, लेकिन ज़्यादातर आई इंग्रेडिएंट हमारी एसिडिक होती हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हालांकि देखिए जो हमारा एसिडिक पीएच है वो हमारा टिपिकली डज नॉट कॉज डिस्कम्फर्ट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एसिडिक पीएच है तो बहुत डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो हमारा थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। स्टिंगिंग मतलब कि ऐसे जैसे बहुत तीखा, मतलब एक दर्द, जैसे कि आप जैसे मधुमक्खी अगर डंक मार दे तो जैसा दर्द होता है उस टाइप का एक दर्द हो सकता है अगर बहुत एक्सेसिव एसिडिटी हुई तो। क्योंकि भाई डायरेक्टली हम लोग अपनी आंख में डायरेक्टली डाल रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हुआ तो हमारा क्या होगा भाई, दर्द तो होगा ही। बाकी देखिए केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ पीएच एंड बफर कैपेसिटी इज क्रूशियल फॉर इंट्रा ऑक्यूलर प्रोडक्ट्स। और देखिए इंट्रा ऑक्यूलर यानी कि जो बिल्कुल आंखों के अंदर तक जाते हैं, ठीक है, उनके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है पीएच और बफर कैपेसिटी को यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टॉनिसिटी के बारे में, तो देखिए टॉनिसिटी में यहाँ पे क्या है कि टॉनिसिटी भाई हमारा टॉनिसिटी हम लोगों ने अपने पेरेंटल में देखा ही है, पहले आप लोग उसका लेक्चर देख लीजिएगा। तो टॉनिसिटी देखिए हमारी एक बहुत ही क्रिटिकल कंसिडरेशन होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोफेशन एज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द कंफर्ट सेफ्टी एंड यहाँ पे इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, व्हेन अप्लाइड टू द आई। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो ये कंफर्ट होगा आई थिंक सो। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो टॉनिसिटी रिफर्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन कंपेयर टू दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड सच एज टीयर्स। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारा मतलब कि जो भी सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो टॉनिसिटी का मतलब क्या होता है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ठीक है। अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे बॉडी फ्लूइड्स यानी कि जो जैसे टीयर्स वगैरह हो गए, ठीक है, जैसे कि जो आंसू होते हैं अगर उनके बराबर होता है तो उसका मतलब कि सही है। और अगर हमारे मतलब जो हमारे टीयर्स हैं उनके उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है तो थोड़ा सा नुकसान मतलब हार्म कर सकता है, थोड़ा सा मतलब जो है डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है। बाकी देखिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैव द एप्रोप्रिएट टॉनिसिटी टू प्रिवेंट इरिटेशन और डैमेज टू आई टिश्यूज। और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसकी टॉनिसिटी यहाँ पे एप्रोप्रिएट हो ताकि हमारा यहाँ पे इरिटेशन या फिर डैमेज ना हो सके, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए द आउटर आई कैन टॉलरेट सोल्यूशन इक्विवेलेंट टू अ रेंज ऑफ 0.5 to 1% सोडियम क्लोराइड। देखिए जैसे कि आप लोग को पता है कि टॉनिसिटी का हम लोग यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेशन से मेजर करते हैं। जैसे जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड के बराबर होता है। लेकिन अगर देखिए मान लीजिए अगर 0.9 नहीं भी है, 0.5 से लेके 1% तक का भी है, ठीक है, तो उतना हमारी आउटर आई टॉलरेट कर सकती है, लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतने रेंज तक हमारी आउटर आई टॉलरेट कर लेती है।
बाकी देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें विस्कोसिटी के बारे में, तो विस्कोसिटी भी हमारी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, क्योंकि देखिए विस्कोसिटी मतलब थोड़ा गाढ़ापन, ठीक है। जैसे जैसे हमारा जो हनी होता है, शहद होता है, बहुत विस्कस होता है। तो विस्कोसिटी देखिए क्या होता है भाई, विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा अच्छे से जो हमारा ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है वो हमारी आंखों पे कह सकते हो स्टे कर पाएगा, ठीक है। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हमारी सरफेस पे रह पाएगा, और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी हमारा थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। बाकी हाई विस्कोसिटी फॉर्मुलेशन कैन क्रिएट है, और ये हमारे बहुत ही स्मूदर, मोर कंट्रोल्ड, क्योंकि देखिए भाई जितना ज़्यादा विस्कस होगा, मतलब देखिए बहुत विस्कस नहीं होना चाहिए, ये नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा विस्कस होना चाहिए, ताकि जो ड्रॉप है ना, वो ड्रॉप ऐसा ना हो कि आप लोगों ने मतलब अपना आप लोगों ने अपना आई ड्रॉप अपनी आंखों के पास डाला और ड्रॉप गिरते ही जा रही है ना। थोड़ा विस्कस होगा तो धीरे धीरे कंट्रोल्ड में ड्रॉप गिरेगी, तो आप लोग कंट्रोल कर पाओगे कि कितनी यहाँ पे ड्रॉप गिरनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मेंटेन कर दी जाती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एडिटिव्स के बारे में, तो एडिटिव्स देखिए ये हमारे जो है कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे दीज सब्सटेंस आर मेनली इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, ये हमारे इनएक्टिव होते हैं, और ये आई मेडिकेशंस में इसकी टिश्यू कंपैटिबिलिटी, यानी कि जो आई के साथ कंपैटिबिलिटी उसको बढ़ाने के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें जैसे हमारा प्योरीफाइड वाटर हो गया, ठीक है, यूएसपी का फॉर टॉपिकल प्रोडक्ट, वाइल वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी प्रिवेंट्स पैरोजन इन इंट्राऑकुलर प्रोडक्ट। तो पैरोजन आप लोग को पता है हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने का काम करते हैं, तो उन सभी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वाटर फॉर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर प्योरीफाइड वाटर, ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बेसिकली यूज कर लेते हैं। बाकी देखिए मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम आर यूज इन ऑइंटमेंट्स, बट नॉन एक्वस फ्लूइड आर रेयरली इन टॉपिकल ड्रॉप ड्यू टू इरिटेशन। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ऑइंटमेंट वगैरह को बना रहे हैं तो उसमें हम लोग मिनरल ऑयल या फिर पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टॉपिकल ड्रॉप्स के बारे में, तो उसमें हम लोग यहाँ पे नॉन एक्वस फ्लूइड का जो है रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नॉन एक्वस फ्लूइड का हम लोग यहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। बाकी देखिए सब मिनरल एंड वेजिटेबल ऑयल्स हेल्प मॉइस्चर सेंसिटिव और पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ मिनरल या फिर कुछ मिनरल्स और कुछ वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं जो कि हमारे मॉइस्चर सेंसिटिव या फिर पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स को यहाँ पे स्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि उन मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स का थोड़ा सा जो है लेस सेंसिटिव बना देते हैं, और पुअरली सॉल्युबल को थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्युबल कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल हो गया हमारा यहाँ पे कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव्स हो गए, बफर्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट सर्फेक्टेंट्स, तो यही सारे हमारे कुछ एडिटिव्स होते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने फॉर्मुलेशन ऑफ आई ड्रॉप्स की बात करें, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि अगर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर्मुलेशन के नाम से या फिर प्रिपरेशन के नाम से, तो आप लोग को ना एक पूरी चीज़ें लिख के आनी। जैसे यहाँ पे आप लोग फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ोगे, लेकिन इसके बाद आप लोग को प्रिपरेशन के बारे में भी पढ़ना है, तो वो दोनों चीज़ें कंबाइन करके अभी आप लोग लिख के आना। जैसे कि फॉर्मुलेशन की बात करें तो देखिए एन आई ड्रॉप फॉर्मुलेशन कंटेन थेरापेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है भाई, हमारा एपीआई होता है, व्हीकल होता है जिसके अंदर हम लोग एपीआई को डिजॉल्व करते हैं, जैसे कि एक्वस या फिर ऑयली नेचर का हो सकता है, इनर्ट माइक्रोबियल एंटी प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, और स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और हमारे कुछ एडजुवेंट यानी कुछ एडिटिव्स भी होते हैं, ठीक है, टॉनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए, विस्कोसिटी, पीएच, ऑल इन अ स्टेबल कंटेनर। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक स्टेबल कंटेनर में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो हमारा आई ड्रॉप्स की फॉर्मुलेशन होती है, ठीक है, उसमें हमारी स्टेरिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब हम लोग यहाँ पे आई ड्रॉप्स को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो एक हमारा बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, ठीक है। तो ये हमारा एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे फॉर्मुलेशन को कंटामिनेट कर सकता है, और ये कंटामिनेशन से हमारा विजन लॉस तक हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको स्टेराइल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम लोग यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको यहाँ पे रिमूव कर सकें। अब यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अपने आई ड्रॉप्स की फॉर्मुलेशन में, ठीक है। तो इसमें देखिए मल्टीपल डोज आई ड्रॉप्स नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव सिस्टम दैट पासेज स्टेरिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए आई ड्रॉप्स वगैरह होती हैं, तो उसको हम लोग एक बार तो यूज़ करते नहीं है, मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल टाइम यूज़ करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे उसके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग को पास कर लिया होता है। बाकी देखिए हेल्दी आइज कैन फाइट इन्फेक्शंस बट डैमेज्ड एरिया एट रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। देखिए जो हमारी हेल्दी आइज होती हैं वो तो मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको फाइट कर भी लेंगी, लेकिन भाई हेल्दी आई में तो हम लोग आई ड्रॉप यूज नहीं करेंगे, हम लोग तो यूज करेंगे डैमेज्ड आई में, है ना, डैमेज्ड एरिया में। तो डैमेज्ड एरिया में अगर पहले से ही मान लीजिए वो डैमेज्ड है और उसमें कोई कंटामिनेशन वगैरह हो गया तो वो फाइट नहीं कर पाएगा इन्फेक्शन को, है ना, और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि कोई भी टाइप का बैक्टीरिया या फिर वायरस, मतलब कुछ भी यहाँ पे उसके अंदर कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए।
प्रिजर्वेटिव शुड बी अवॉइडेड इन सर्जिकल आई ड्रॉप्स एज दे मे डैमेज इंटरनल सर्फेसेज। और मान लीजिए सर्जरी के टाइम पे हम लोग को जो भी आई ड्रॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स का हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इंटरनल सर्फेस को डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे। और बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स की, तो देखिए इसके लिए एक फ्लोचार्ट टाइप का बना हुआ है। जैसे हमारे कुछ बेंजाइल कोनियम क्लोराइड होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे ये सारे जो है प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं। फिर हमारे कुछ क्लोर हेक्सिडिन एसिटेट होते हैं, उसके अंदर हमारे ये सारे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो कुछ एसिडेट्स को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जो है ज़्यादातर जो है सिंगल डोज के लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है, एसिडेट। बाकी ये सारे हमारे प्रिजर्वेटिव्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फॉर्मुलेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट्स के बारे में, देखिए अभी हम लोगों ने देखा फॉर्मुलेशन ऑफ आई ड्रॉप्स, अब हम लोग देख रहे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट्स। लेकिन अभी हम लोग प्रिपरेशन सबका अलग से देखेंगे, तो वो थोड़ा सा आप लोग कंबाइन कर लेना। बेसिकली जो सर ने आपके नोट्स बनाई है तो थोड़ा सा अभी उनको शायद समझ नहीं थी उतना, बट अब थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। बाकी एक्सप्लेन तो हम कर ही रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे आई ऑइंटमेंट्स के फॉर्मुलेशन की बात करें, तो देखिए डिफरेंट बेसेस कैन बी यूज टू मेक आई ऑइंटमेंट्स। तो इसमें बहुत सारे बेस हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा येलो सॉफ्ट पैराफिन हो गया, लिक्विड पैराफिन हो गया, वूल फैट हो गया। तो ये सारे बेस हम लोग यहाँ पे आई ऑइंटमेंट्स की फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो एक हमारा होता है व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ब्लीच्ड होता है येलो सॉफ्ट पैराफिन, यानी कि जो येलो सॉफ्ट पैराफिन है उसी का ब्लीच्ड फॉर्म होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। बाकी देखिए जो वूल फैट इमल्सन होता है, ठीक है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जबकि जो हमारा लिक्विड पैराफिन होता है ये हमारे विस्कोसिटी को लो करता है, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे इजिली जो है अप्लाई कर सकें आई ड्रॉप्स को। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ आई लोशंस की बात करें, तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा आई ड्रॉप, फिर देखा आई ऑइंटमेंट, अब हम लोग देख रहे हैं आई लोशन। तो आई लोशंस देखिए हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये बहुत ही क्विक आई वॉशिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें तो दे मैच टीयर शार्पनेस बट आर थिनर देन ड्रॉप्स। तो देखिए ये हमारी टीयर की कह सकते हो शार्पनेस, यानी उसका कह सकते हो टॉनिसिटी को मैच करते हैं, लेकिन ये हमारे जो है ड्रॉप से थिन होते हैं। और बाकी हम लोग बात करें तो इम्प्रॉपर रेसिपीज कैन कॉज डिस्कम्फर्ट, तो यूज सिंपल स्टेराइल नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है मेनली नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रॉपर यूज करने से हमारे डिस्कम्फर्ट वगैरह हो सकता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे आइडियल आई लोशंस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा जर्म प्रिजर्वेटिव फ्री होना चाहिए, ठीक है, और इसका ऑस्मेटिक प्रेशर हमारे टीआर को मैच करना चाहिए। बाकी इसका एक न्यूट्रल पीएच होना चाहिए जो कि आई को इरिटेट ना करे, और ये जो है थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि 200 ml से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 200 ml के अंदर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा लार्ज हमारा देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो अब देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा अपने फॉर्मुलेशन को, अब हम लोग देखेंगे अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। तो अभी तक हम लोगों ने ज़्यादातर थोड़ा ये देखा कि क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत थी, अब हम लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली हम लोग चीज़ों को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर एन आई ड्रॉप सोल्यूशन विद प्रिजर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये सभी चीज़ें दी हो, इनको मिला के हम लोग एक सोल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद इसका क्लैरिफिकेशन करेंगे, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर से पास करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पोर कर देंगे, यानी कि डाल देंगे क्लियर सोल्यूशन को हमारे फाइनल कंटेनर में। उसके बाद सील कर देंगे, उसके बाद हीट स्टरलाइज कर देंगे, उसके बाद उसको यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर कर देंगे। और क्लैरिफाइड लिक्विड को हम लोग यहाँ पे जो है द क्लैरिफाइड लिक्विड इज फॉर आई ड्रॉप सस्पेंशन विच आर देन सील्ड फॉर स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आई ड्रॉप सस्पेंशन वगैरह के लिए हम लोग यहाँ पे अपने क्लैरिफाइड लिक्विड को यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे फाइनली सील कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप आ जाता है स्टरलाइजेशन। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग फाइनली जो है स्टरलाइजेशन कर पाएंगे, ठीक है। ऑटोक्लेव वगैरह किसी से भी हम लोग यहाँ पे स्टरलाइज कर सकते हैं, जो भी सुटेबल मेथड होता है। अगर ऑटोक्लेव से करते हैं तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 115 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए, या तो 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए, ठीक है। या फिर हम लोग इसको फिल्टर भी कर सकते हैं 0.22 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर से, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें नॉन एक्वस प्रोडक्ट्स लाइक लिक्विड पैराफिन आई ड्रॉप्स यूज ड्राई, तो नॉन एक्वस के लिए हम लोग यहाँ पे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का भी यूज कर सकते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे मेनली हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। और आप बात करें तो आफ्टर स्टरलाइजेशन आई ड्रॉप्स कंटेनर शुड हैव एन इजी टू ब्रेक सील। और देखिए स्टरलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो भी कंटेनर है उनके पास जो सील हो वो इजी टू ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सके अपने ओपन और अनओपन वंस में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। बाकी हम लोग बात करें प्रिपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट्स के बारे में,
तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट्स में हमारा क्या आ जाता है, तो इसमें देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो है अपने वूल फैट और येलो सॉफ्ट पैराफिन को क्या करते हैं, हमारे जो है हीटेड वाटर में मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दोनों को अपने लिक्विड पैराफिन के साथ मिक्स करके, ठीक है, और फिल्टर करके यहाँ पे हमारे जो है क्या करते हैं, एक हीटेड फनल में फिल्टर करके और हमारा फाइनल सोल्यूशन जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने आई ऑइंटमेंट्स को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी थी। और देखिए इतना करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है मिक्सचर को, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन बना है, ठीक है, हमारा बेसिकली जो है आई ऑइंटमेंट का जो भी प्रिपरेशन हम लोगों ने बनाया है उसको हम लोग यहाँ पे स्टरलाइज कर लेते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए, ठीक है। तो और उसके बाद आई ऑइंटमेंट बेस के साथ यहाँ पे मिक्स करके हम लोग यहाँ पे स्टेराइल कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमारा आई ऑइंटमेंट हो गया। और फाइनली बात करें अपने आई लोशंस की प्रिपरेशंस के बारे में, तो इसमें देखिए हमारा क्या होता है, बेसिकली जो हमारा preparing eye lotions involve the formulation of a sterile liquid solution intended for application to the eyes। तो भाई देखिए आई लोशंस हमारे sterile liquid solution होते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए दे आर टिपिकली यूज टू ट्रीट कंडीशंस, और इनका यूज हम लोग जो है ड्राइनेस, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन सबके लिए यूज करते हैं। बाकी देखिए ओल्डर टाइम में हम लोग क्या करते थे, ओल्डर टाइम में जो आई लोशन होते थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा कंसनट्रेट होते थे, कंसनट्रेट फॉर्म में होते थे, तो पेशेंट को उनको खुद से डाइल्यूट करना होता था। हालांकि आज के दिन में ऐसा नहीं होता, आज के दिन में खुद से ही यहाँ पे जो है एक डिजायर्ड डाइल्यूट यहाँ पे सॉल्यूशन जो है पहले से ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट अगर उसको खुद से करने लगे ना तो हो सकता है वो कंटामिनेट हो जाए। इसलिए आज के दिन में हम लोग यहाँ पे जो भी कंपनी होती हैं वो ऑलरेडी उसको डाइल्यूट फॉर्म में भेजती हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हमें 1000 ml सोडियम क्लोराइड लोशन प्रिपेयर करना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे 9 ग्राम, प्योरीफाइड वाटर लेंगे 100 ml, ठीक है। और प्रोसीजर की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को प्योरीफाइड वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम को जो है प्योरीफाइड वाटर को ऐड करके बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिल्टर करेंगे हमारा सिल्टर्ड ग्लास फिल्टर से, ठीक है, जो कि ग्रेड 4 का होता है। और उसके बाद आई लोशन को हम लोग बॉटल में ट्रांसफर करेंगे, क्लोज करेंगे, सील करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा फाइनल जो है आई लोशन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हमारा अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंटेनर्स के बारे में बात करें कि हम लोग यहाँ पे किन कंटेनर्स का बेसिकली यूज़ करते हैं अपने आई मतलब आई ड्रॉप्स वगैरह या फिर आई ऑइंटमेंट को रखने के लिए। तो देखिए आई ड्रॉप कंटेनर्स मस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट जर्म्स, मॉइस्चर, एयर, इंश्योरिंग मटेरियल डू नॉट लीक इनटू द सॉल्यूशन फॉर एब्जॉर्ब इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है भाई कि वो हमारा जो है जर्म, मॉइस्चर, ये भी हमारा स्टेराइल नेचर का होना चाहिए, सिंपल सी बात है कहने का मतलब है। बाकी देखिए ऑल पॉट मस्ट बी स्टरलाइज्ड बिफोर फाइनल पैकेजिंग, तो सभी चीज़ें स्टरलाइज होनी चाहिए। आई ड्रॉप कंटेनर देखिए हमारा ग्लास, प्लास्टिक या फिर जो है सिंगल डोज, मल्टीपल डोज फॉर्मेट सब में अवेलेबल हो सकता है। तो देखिए अगर हम लोग सिंगल डोज कंटेनर की बात करें तो देखिए सिंगल डोज कंटेनर हमारे क्या होते हैं, दीज कंटेनर्स आर मेड ऑफ इंजेक्शन मोल्डेड पॉलीप्रोपाइलीन। देखिए ये आप लोग समझिएगा, यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डेड पॉलीप्रोपाइलीन का मतलब क्या है। देखिए पॉलीप्रोपाइलीन हमारा एक टाइप का प्लास्टिक होता है, हम लोगों ने अपने पैरेंटल में देखा था। और इंजेक्शन मोल्डेड मतलब एक टेक्निक होती है, मतलब इसमें क्या होता है, ये टेक्निक है, ठीक है। ये अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, आप लोगों को चाहिए हो, आप लोगों हो तो मतलब यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लेना। ये हमारा एक मेथड होता है हमारे कह सकते हो कंटेनर को बनाने का, ठीक है, प्लास्टिक के कंटेनर को बनाने का, मतलब ये इससे सिर्फ प्लास्टिक के कंटेनर बन सकते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन मोल्डेड हमारा एक टेक्निक होता है विद अ सील्ड बेस एंड स्क्रू कैप नोजल, ठीक है। और एक हमारे स्क्रू कैप नोजल भी आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ऑटोक्लेव्ड इन अ हीट सील्ड पाउच विद अ पील ऑफ बैगिंग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है हीट सील्ड पाउच से हमारे यहाँ पे एक सील होता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। बाकी प्लास्टिक कंटेनर की बात करें तो यहाँ पे देखिए कॉमर्शियल एज आई ड्रॉप्स आर यूजली पैक्ड इन स्टेराइल प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल ऑफ पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर्स यहाँ पे होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे हमारा आई ड्रॉप्स का कंटेनर देखने को मिलता है। तो भाई देखिए ये मतलब थोड़ा बुक में इस तरीके से बना हुआ है, बट एक्चुअल में आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें एक रिजिड प्लास्टिक की कैप देखने को मिलती है, एक हमारे यहाँ पे जो है बाकी पॉलीथीलीन बॉटल होती है, तो ये हमारा प्लास्टिक का ड्रॉप होता है। और ग्लास बॉटल्स की बात करें तो ग्लास बॉटल्स बेसिकली हमारे यहाँ पे ड्रॉपर्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आप लोग को ड्रॉपर के फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्लास बॉटल्स में देखिए क्या होता है,
मोस्ट ऑन साइट आई ड्रॉप्स कम इन 10 ml एम्बर ग्लास बॉटल। देखिए एम्बर मतलब थोड़ा ब्राउन कलर का, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ब्राउन कलर के ग्लास बॉटल में देखने को मिलती हैं, जो कि आइदर यहाँ पे नेचुरल ग्लास होता है फॉर मल्टीपल। देखिए अगर नेचुरल है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीपल ऑटोक्लेव्स यानी कि उसको थोड़ा मल्टीपल टाइम हम लोग यहाँ पे स्टरलाइज करेंगे। और अगर सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे सिंगल ऑटोक्लेव से यहाँ पे स्टरलाइज कर सकते हैं। बाकी देखिए जो हमारे टीट्स होते हैं, टीट्स मतलब कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ड्रॉपर का, रबर का बना होता है, ठीक है, तो टीट्स आर मेड ऑफ जो है सिंथेटिक या फिर न्यूट्रल रबर का बना होता है। न्यूट्रल रबर टीट्स कैन, देखिए न्यूट्रल रबर जो है हमारा ऑटोक्लेव के लिए, मतलब ऑटोक्लेव को सह सकता है लेकिन बहुत हाई ड्राई हीट को नहीं सह सकता है, ठीक है। वाइल जो हमारे सिलिकॉन रबर होते हैं वो हमारी ड्राई हीट तक को रजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और सुटेबल होते हैं ऑयली आई ड्रॉप्स के लिए। हाउ एवर सिलिकॉन टीट्स अलाउ वाटर वेपर इन, लेकिन हालांकि जो सिलिकॉन टीट्स के जो मतलब सिलिकॉन रबर होते हैं वो हमारे जो है वाटर मतलब कि ऑयली प्रिपरेशन के लिए तो ठीक होते हैं लेकिन वाटर प्रिपरेशन के लिए नहीं अच्छे होते हैं, ठीक है। और सेल्फ लाइफ, देखिए सेल्फ लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग अ स्क्रू कैप विद अ स्टरलाइज्ड सिलिकॉन रबर ड्रॉपर। तो एक स्क्रू कैप का यूज करके हम लोग यहाँ पे इसकी सेल्फ लाइफ वगैरह को बढ़ा सकते हैं। बाकी देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये देखने को मिलता है ग्लास कंटेनर, ये हमारा टीट हो जाता है, फ्लैंज हो जाता है, कैप हो जाता है, ड्रॉपर ट्यूब हो जाती है, ग्लास बॉटल, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रॉपर से हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और बाकी देखिए हम लोग बात करें अपने आई ऑइंटमेंट्स के बारे में, तो देखिए आई ऑइंटमेंट्स हमारे क्या होते हैं, आई ऑइंटमेंट्स शुड बी इन एल्यूमिनियम और प्लास्टिक ट्यूब्स और सिंगल डोज पैकेजेस। तो देखिए आई ऑइंटमेंट्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो है प्लास्टिक ट्यूब या फिर सिंगल डोज पैकेजेस में देखने को मिलते हैं। बाकी देखिए क्लियर डस्ट फ्रॉम, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, यूज करने से पहले हम लोग यहाँ पे डस्ट वगैरह होती है उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए सम ऑइंटमेंट्स कम इन फ्लेक्सिबल सिंगल डोज कंटेनर। अब इसमें देखिए जो आई ऑइंटमेंट्स होते हैं तो कुछ हमारे फ्लेक्सिबल सिंगल डोज कंटेनर में आते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे इजिली जो है स्टेराइल सीजर का यूज करके कट कर सकते हैं। बाकी देखिए कुछ हमारे नॉन कस्टम कंटेनर्स भी होते हैं, नॉन कस्टम के मतलब कि जो खुद बहुत ही सिंपल ही होते हैं, मतलब कि इसको कस्टमाइज नहीं किया गया होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे नीड्स, ये भी हमारे मतलब कि इनको भी जरूरत होती है कि यहाँ पे ये सील किया जा सके, ठीक है, और ब्रेकेबल पैकेजिंग में हो, ठीक है, ताकि इजिली जो है बाद में इसको ओपन भी किया जा सके। और आई लोशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए आई लोशंस यहाँ पे जनरली हमारे जो है कलर्ड होते हैं, ठीक है, और फ्लूटेड मतलब कि थोड़ा सा मतलब एक नेक इनकी बॉटल में देखने को मिलता है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विद अ मेटल और प्लास्टिक स्क्रू कैप, ठीक है, और उसके ऊपर एक मेटल या फिर प्लास्टिक की कैप देखने को मिलती है। अवॉइड कॉर्क लाइनर, देखिए कॉर्क लाइनर हमारा एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, बल्कि इसकी वजह हमें यहाँ पे रबर या फिर प्लास्टिक का यूज करना चाहिए इसके जो है कह सकते हो कैप वगैरह को बनाने के लिए। इफ़ फ्लूटेड बॉटल आर नॉट अवेलेबल, और मान लीजिए अगर फ्लूटेड बॉटल जो कि हम लोगों ने अभी देखी वो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे अनकलर्ड या फिर नॉन फ्लूटेड ऑप्शंस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, इतना कोई ज़रूरत नहीं है फ्लूटेड की, ठीक है। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें अपने लेबल्स के बारे में, तो देखिए लेबल फॉर आई केयर प्रोडक्ट मतलब उसके अंदर भी प्रोडक्ट का टाइटल, एक्टिव इंग्रेडिएंट, कंसंट्रेशन, नेम, अमाउंट ऑफ एडेड, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज, ये सब चीज़ें हमारी मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक नोट भी होना चाहिए कि प्रोडक्ट हमारा फ्री फ्रॉम जर्म्स है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए बात करें तो सिंगल डोज कंटेनर्स में हमारे जो है और भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमारा अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन इन कंटेनर, मैन्युफैक्चर नेम, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, मिलनी चाहिए, ठीक है। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये हमारा जाता है इवैल्यूएशन। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब स्टेरिलिटी टेस्ट हमारे यहाँ पे इंश्योर करता है कि हमारा, देखिए प्लीज़ आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले पेरेंटल वाला लेक्चर देख लेना, वहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं, ठीक है। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग का मतलब होता है कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। बाकी देखिए हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इनॉकुलेशन, ठीक है, तो ये दोनों आप लोग देख लेना, पेरेंटल में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखिए इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ एंडोटॉक्सिन टेस्ट को भी परफॉर्म कर सकते हैं हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया की अब्सेंस को देखने के लिए। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे फिजिकल और केमिकल टेस्ट को भी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एक हमारा अपीयरेंस टेस्ट हो जाता है कि प्रोडक्ट हमारा बहुत ही क्लियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, उसके अंदर कोई भी डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए। विस्कोसिटी हमारे यहाँ पे प्रॉपर विस्कोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, फॉर इजी एप्लीकेशन। पीएच भी हमारे यहाँ पे लगभग 7.54 के आसपास देखने को मिलना चाहिए, और प्रिजर्वेटिव हमारा होना चाहिए ताकि यहाँ पे जो है और प्रिजर्वेटिव हमारा सेफ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारा आई को जाके इरिटेट कर रहा है। और इसके अलावा देखिए माइक्रोबियल लिमिट टेस्टिंग की बात करते हैं, ये हमारा टेस्ट करता है कि हमारा जो आई ड्रॉप है, देखिए आई ड्रॉप में क्या होता है ना कि आई ड्रॉप में मान लीजिए
थोड़ा मोड़ा अगर थोड़े मतलब कि कुछ अमाउंट में माइक्रोब्स हैं तो थोड़ा सा वो एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। मतलब ये आई ड्रॉप 100% स्टेराइल हो इतना भी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक होना चाहिए। तो कितनी लिमिट एक्सेप्टेबल है उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, कि हाँ एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक ही हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी टेस्टिंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मस्ट रिटेन देयर एफिकेसी सेफ्टी। तो यहाँ पे देखिए भाई ओवर टाइम यहाँ पे, क्योंकि ये लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब तक भी इसको यूज़ करना है तब तक उसकी एफिकेसी सेफ्टी और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंटेन रहनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर देखिए ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसकी वेरियस कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेशन को यहाँ पे कह सकते हो चेक करते हैं, ठीक है। उसमें टेम्परेचर वगैरह को बढ़ा के घटा के ह्यूमिडिटी को लाइट एक्सपोज करके इन सब में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर मान लीजिए इन सभी चीज़ों में मान लीजिए हम लोगों ने टेम्परेचर बहुत बढ़ाया, ठीक है, मतलब इतना भी नहीं लेकिन हाँ एक लिमिट तक बढ़ाया और हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छे से नहीं सह पा रहा है, तो वो चीज़ आगे चल के भी हो सकता है ख़राब हो जाए। तो वो सब चीज़ों को हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। इवेलुएटिंग द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द स्टेबिलिटी, तो इसमें हम लाइट वगैरह को भी इफेक्ट करते हैं। लाइट स्पेशली हमारे लाइट सेंसिटिव इंग्रेडिएंट में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा लाइट में कितनी जल्दी खराब हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। बाकी टेस्टिंग द प्रिपरेशन इंटीग्रिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि वो उसकी अपनी इंटीग्रिटी मतलब अपने स्ट्रक्चर वगैरह को कब तक मेंटेन कर पाता है। तो वो सारे हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमिडिटी लेवल पे चेक करते हैं। और फाइनली बात करें बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, तो बायो अवेलेबिलिटी आप लोग समझ ही रहे हो कि हमारा कितनी ड्रग हमारे कह सकते हो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रही है। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन और प्रिपरेशन मस्ट पेनिट्रेट, तो यहाँ पे देखिए भाई हम लोग अगर आई ड्रॉप को डाल रहे हैं तो वो हमारी आई टिश्यू को पेनिट्रेट करके हमारे कह सकते हो टारगेट साइड तक पहुंचनी भी तो चाहिए, हमारे ब्लड में जानी चाहिए, है ना। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें ह्यूमन वॉलंटियर्स वॉलंटियर्स मतलब कि कह सकते हो ऐसे लोग जो कि जिन्होंने स्वेच्छा से, जैसे कुछ लोगों पे हमें टेस्टिंग करनी होती है लेकिन उसके लिए हमें उनकी परमिशन लेनी होती है, कंसेंट लेना होता है। तो जिन लोगों ने कंसेंट दिया होता है उन पे हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग यहाँ पे डाल के और उसके बाद यहाँ पे उनका बिहेवियर वगैरह चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ केसेज में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक स्टडी को भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो है चेक करने के लिए कि हमारा ड्रग किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है आफ्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करके यहाँ पे फाइनली चेक वगैरह कर सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का लेक्चर। एंड आई नो थोड़ा सा मतलब आई नो कि आप लोग को इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि नोट्स मैंने थोड़ा सा खुद से बनाई नहीं है, बट सो सॉरी अगर आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें नहीं समझ में आई हो, बट आई होप कि इतना तो समझ में आ गया होगा कि आप लोग नोट्स समझ के लिख सकते हो। बाकी 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 हम लोग इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। मुझे थोड़ा सा गाइड करना होगा आपके सर को कि नोट्स थोड़ा सा इजी बनाए। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।